चलिए लेट्स स्टार्ट। अब बातचीत नहीं। आकाश गेट ढक दीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ, पीछे वाला एसी चला लेना ना एक बार, अगर नहीं तो गर्मी नहीं लग रहा है तो ठीक है, वरना चालू कर लो। वो वाला भी बंद है, चाहिए तो चालू कर लेना। ऑनलाइन लाइव सब सुनाई दिखाई दे रहा है, बताएंगे। ओके, तो वेलकम एवरीबॉडी। आज 11 बजे आप मेरे को दूसरे कारण से मिल रहे हैं, वरना ऐसे अपने दूसरे कारण से मिलते थे। तो आज का कारण हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो भी ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है। आपने ऑलरेडी बेसिक्स के क्लासेस यूट्यूब के थ्रू या ऐप के थ्रू कर लिया होगा, और वो बेसिक्स का क्लास जस्ट लास्ट बैच, मतलब जो नवंबर 23 का बैच अभी जिन्होंने एग्जाम दिया उनका ही रिकॉर्डिंग है। और वो बेसिक्स में हो सकता है मैंने मतलब नवंबर 23 या कुछ सिलेबस के बारे में बात किया हो, तो तुमको कोई माइंड करने का बात नहीं, अरे ये तो मेरे लिए बोला नहीं। ऑफ कोर्स हम पीछे जाके वीडियो ठीक नहीं कर सकते, तो आज से जो भी बात होगी वो आपके लिए होगी, यानी मई 24 ऑनवर्ड्स हम ये चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय सबसे पहला ये उठता है कि न्यू सिलेबस में FM इको नहीं, FM SM है, और 60-40 नहीं 50-50 हो गया है केस। ऑल्दो 60-40 की जगह 50-50 हो गया है, बट 50 में अभी भी वही 60 मार्क्स का कंटेंट है जो पहले ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। तो एज इफ सिंस पैटर्न इज गोइंग टू बी डिफरेंट, सिंस टॉपिक्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट, मतलब द थिंग इज लाइक कि SM and FM आ गया, फिर भी इन्होंने चैप्टर्स के साथ हेरा फेरी नहीं किया। तो चैप्टर्स एकदम सेम रखे गए हैं। इवन जितने भी चैप्टर्स के टॉपिक है उसमें FM में और कॉस्टिंग में चेंजेस 0 के समान है। कॉस्टिंग में एक चेंज हुआ है तो वो भी कम हुआ है एक चैप्टर, अदरवाइज CA इंटर FM को लेके कोई चेंज नहीं है। चेंज एक ही है कि पूरा इको ही हट गया। तो जो 40 नंबर का इकोनॉमिक्स बोल के हम पढ़ाते थे वो अब सिलेबस में ही नहीं है, तो बस बच गए। बट उसकी जगह ग्रुप 2 का एक पेपर हुआ करता था EISM, यानी EISSM मतलब सर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसमें EIS हटा दिया 50 नंबर का, और 50 नंबर का SM जो वहाँ हुआ करता था वो ही SM यहाँ दे दिया। खास बात, वहाँ SM में जितने चैप्टर्स थे वहाँ 8 चैप्टर थे पिछली बार, इस बार 5 ही चैप्टर है। बट द कंटेंट ऑफ 8 चैप्टर्स हैज समहाउ बीइंग इंक्लूडेड इन दैट 5 चैप्टर्स। मतलब इन्होंने चैप्टर्स का नाम सुधार दिया, बट देखा जाए तो कंटेंट वाइज वही 8 चैप्टर्स को कहीं ना कहीं डाल दिया उन्होंने वो 5 चैप्टर के अंदर अंदर। तो SM में सिर्फ कितने चैप्टर पढ़ने? 5, और FM में 10। तो सोच लो आप कि डबल कंटेंट है बट मार्क्स क्या है? सेम। तो मार्क्स वाइज ना ज्यादा लुक्रेटिव आपको SM लगेगा, क्योंकि 50 नंबर के लिए कंटेंट कम है, तो क्लासेस भी ऑफ कोर्स कम होंगे एज कंपेयर टू FM। आप कभी भी ना प्रोपोर्शनेट हिसाब मत लगाना, वरना अकाउंट्स का कभी हिसाब बैठेगा नहीं आपका कि 100 नंबर के लिए इतना क्लास तो 50 नंबर के लिए कितना क्लास, वो हिसाब बैठेगा नहीं आपका, क्योंकि वो हिसाब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करता है, कंटेंट टू कंटेंट मैटर करता है। FM में 50 नंबर के लिए हो सकता है हमारे क्लासेस बहुत ज़्यादा हो, बट वहीं SM के लिए बहुत कम हो। बहुत कम से मेरा मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2 क्लास होगा 3 क्लास होगा, क्लासेस होंगे, एम्पल अमाउंट ऑफ क्लासेस होंगे। बट द थिंग इज कि जस्टिफिकेशन वैसे नहीं आएगा कि 60 क्लास अगर FM के लिए लगा तो SM के लिए भी तो 60 लगना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। FM में करीब करीब वी विल कवर दी क्लासेस अराउंड 55 to 56 में अपना पूरा 10 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम कितने दिन के हिसाब से चल रहे हैं सर? 5 डेज अ वीक के हिसाब से अभी चालू कर रहे हैं, यानी नवंबर का 2 हफ्ता या 1 हफ्ता पकड़ लो, और आने वाला दिसंबर का 1 से 4 हफ्ता, यानी 5 वीक्स 5 क्लासेस करके करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस दिसंबर में हो जाएगा। रिमेनिंग 50% हम कब करेंगे सर? जनवरी में। जनवरी में ऑफकोर्स 1 क्लास का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा कई मल्टीपल रीजंस के कारण। नंबर 1, आपके टैक्सेशन बोल के एक सब्जेक्ट है जो मोटा मोटी खत्म होने के अर्ज पे होगा, या फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ क्लासेस चल रहा होगा तो चल रहा होगा थोड़ा बहुत। सेकंड, लॉ एज अ सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपका खत्म हो ही चुका होगा दिसंबर में, तो वहां आपको कुशन मिलेगा लॉ के क्लासेस के दौरान क्लासेस करने का।
तो ये जो टॉपिक्स चालू होंगे उस समय आपके कॉस्टिंग अकाउंटिंग जरूर जनवरी में चल रहे होंगे, बट अदर सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन एंड लॉ मोस्ट प्रोबेबली खत्म होने के वर्ज पे या खत्म हो चुके होंगे। तो वहाँ आपका टाइम स्लॉट में जाएगा कुछ क्लासेस लाइक एसएम जाएगा, या एफएम के पहले कुछ क्लासेस जाएंगे, ऑडिट के क्लासेस जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका एक टेंटेटिव बच्चा पूछता है सर अगर हम दोनों ग्रुप देते हैं क्या हम क्लासेस कब तक कंप्लीट कर देना चाहिए। देखो आपका टर्म स्टार्ट लेट होता है, आपको मालूम है, मतलब द स्टडी यू स्टार्ट एज कंपेयर टू द स्टडी हु स्टार्ट्स दोज हु स्टार्ट्स इन जनवरी फॉर नवंबर, क्योंकि उन लोग को क्या होता है ना, उन लोग को एग्जाम के तुरंत बाद स्टेड बैच मिल जाता है, उन लोग के पास टाइम गैप सबसे ज़्यादा होता है। पढ़ाई करते वक्त टाइम गैप सबसे कम आपके पास है, क्योंकि आपका जो टेनियर पड़ा वो छुट्टियों के बीच में पड़ा, जैसा आप सब जानते हैं दुर्गा पूजा दिवाली आपने बहुत इंजॉय किया, तो इस वजह से अब आपको थोड़ा पेन सह के सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, या फिर थोड़ा सा आगे जाएगा सिलेबस। तो सर कोई घबराने का बात नहीं है। रीज़न बीइंग नंबर वन अब 6 पेपर है, पहले 8 पेपर था। तो अगर आपके कोई मित्रगण या आपके कोई बड़े भाई बहन बोलते थे आपको कि सर कम से कम 2.5 महीना तो चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो अब 2.5 की जगह 2 चाहिएगा, क्योंकि आधा महीना तो आपको समझ में आ रहा होगा कम लगेगा एज कंपेयर टू 6 पेपर्स वर्सेस 8 पेपर्स। तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आप कब तक सिलेबस कंप्लीट करते हो सोच के देखो एक बार, फेब तक भी सिलेबस कंप्लीट होता है, तो ऐसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा पीछे हो, आप एकदम टाइम पे हो। यानी आपके पास पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पक जाओगे अगर जल्दी खत्म कर दोगे। पता है क्या लगेगा मन में, क्या आएगा, अभी ले ले एग्जाम और नहीं सह सकते हम। तो ये जो मन में आता है ना वो नहीं आए, तो एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है बताएंगे सर। हमारा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि हम फेब तक सारे सिलेबस कंप्लीट कर ले। इसका मतलब क्या 6 का 6 सब्जेक्ट फेब तक कंप्लीट करना है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आया? अभी भी जनवरी में ही 4 कंप्लीट हो जाएंगे, आप समझ नहीं रहे हो। फेब में हाईएस्ट कितना चलेगा, 2 सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि फेब में भी बाकी का 4 भी चल रहा है, फेब में ऑलरेडी क्या स्टार्ट हो गया, आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया। किसका? अकाउंट्स का, कॉस्ट का, लॉ का, टैक्स का। तो वो 4 तो आप फेब से चालू कर दे रहे हो ना, आप ये समझ नहीं रहे हो। आपको लग रहा है आपका रिवीजन स्टार्ट कब हो रहा है, मार्च में। ऐसा नहीं है, आपका रिवीजन कब स्टार्ट हो रहा है, फेब में। उस समय तो सिर्फ 2 क्लासेस चलेंगे हाईएस्ट, या एसएम और एक ऑडिट, मतलब वो भी थ्योरेटिकल, और वो भी दिन में 2 क्लास 3 क्लास हाईएस्ट। तो दिन भर करना क्या है सर, दिन भर बाकी का पढ़ाई करना। तो इस वजह से आपको वो प्रेशर झेलना नहीं है। तो कई बच्चे एक डिसीजन जो लेना चाह रहे थे कि एक ग्रुप दे, दोनों ग्रुप दे, अगली बार मतलब इस बार, जैसे कई बच्चे यहाँ बैठे हैं मैं देख सकता हूँ जो ग्रुप 1 दे के आए हैं, हाथ ऊपर करेंगे जो लोग ग्रुप 1 दे के आए हैं। ओके ग्रेट। यहाँ पे देखो इतने सारे बच्चे हैं आपके साथ जो इस बार नवंबर में ग्रुप 1 दे के आए हैं और ग्रुप 1 का एग्जाम दे चुके हैं। तो उनके लिए ग्रुप 2 में अभी के लिए अगर बात करें तो पॉजिटिव सोचे, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होके रहे। तो अगर ग्रुप 1 क्लियर होता है तो इनको सिर्फ 2 पेपर देना है, एफएमएसएम और ऑडिट। एनीबडी जो ग्रुप 2 भी दिया है यहाँ पे, नहीं दिया कोई? ठीक है। तो ये जो एफएमएसएम और ऑडिट 2 पेपर इनको देना है, क्योंकि कॉस्टिंग जो ग्रुप 2 में आया है अगर इनका ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है तो इनको देना नहीं पड़ेगा, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट पेपर। तो उस वजह से 2 पेपर के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इनके पास तो समय ही समय, टिल एग्जाम टिल रिजल्ट्स दे शुड कंप्लीट देयर ऑडिट क्लासेस ऑल्सो। मतलब इनको तो वेट ही नहीं करना चाहिए ऑडिट के लिए। जो लोग अभी चालू कर रहे हैं सिर्फ ग्रुप 2 की तैयारी, उनको ऑडिट भी दे देना चाहिए। और जो लोग ग्रुप 1 नहीं दिए या लग रहा था कि सर ग्रुप 1, कितने लोग नहीं दिए? ग्रुप 1 एप्लीकेबल था बट नहीं दिए, एप्लीकेबल था बट नहीं दिए। ऑफ कोर्स एप्लीकेबल ही नहीं था आप लोग के लिए तो जितने लोग भी हैं, बट ठीक है। जो लोग को लग रहा है सर क्या होगा क्या नहीं पता, तो टिल रिजल्ट्स ट्राई टू कंप्लीट द ऑडिट पेपर ऑल्सो, क्योंकि उस पेपर के लिए आपको लाइव क्लासेस लेने का दरकार नहीं है। टेक वीडियो, कंप्लीट इट इन 1.5 मंथ्स to 2 मंथ्स टाइम पीरियड। जितने लोग भी सिर्फ ग्रुप 2 का तैयारी कर रहे हैं, क्या डन है सबको इतना आइडिया? तो ये एक आइडिया देना था, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर एफएम चालू करे नहीं करे। दोनों ग्रुप हम सोच रहे थे कि नहीं, जैसे ये एक दिन आके पूछी मेरे से कि सर हम क्या करें, अभी हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी समझने का कुछ है ही नहीं, अभी क्लासेस का टाइम मिल रहा है, कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में क्या हो क्या नहीं वी डोंट नो। वी शुड कंप्लीट आवर क्लासेस बिफोर रिजल्ट। जो सिर्फ एक ग्रुप दिए और जो लोग अभी मई में पहला ग्रुप पहली बार देने वाले हैं, क्लासेस एटलीस्ट चंक में कंप्लीट कर लो। ये डिसीजन आएगा और जनवरी एंड तक आ जाएगा कि वेदर वी आर केपेबल, एलिजिबल तो हो ही, केपेबल टू गिव बोथ ग्रुप्स और नॉट।
और वो मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर होगा जब इंस्टीट्यूट और अपना एमसीक्यू पोर्टल्स को क्लियर करेगा। वैसे आप एमसीक्यू पोर्टल में गए अभी तक? आप लोग देखे भी हो, अपना ईआरओ नंबर जानते हो, सुने हो? एक बार जाके लॉगिन करना, आपके लॉगिन आईडी पे ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज आना स्टार्ट हो गया है, कॉस्टिंग का भी, अकाउंट्स का भी, लॉ का भी। वैसे लॉ, टैक्स और ऑडिट का तो टेंशन कम है, एसएम का क्यों? पहले भी था, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का टेंशन है अविनाश भैया, नवनीत भैया, कौन सा? अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, ये 3 सब्जेक्ट का ही टेंशन पालना है, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट में पहले क्या नहीं था, एमसीक्यू नहीं था, और अब लागू किया गया है। तो वी आर ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड कि क्या आएगा, ऐसा क्या आएगा। बट वो पोर्टल आपको दिया गया है सिर्फ देखने। जो लोग भी रजिस्टर्ड ईआरओ स्टूडेंट है वो अपना आईडी खोल के, लॉगिन आईडी में जाके एमसीक्यू पोर्टल को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसमें कुछ 7-8 क्वेश्चन अभी आना चालू हुआ है। कोई देखा है अभी तक चैप्टर वाइज कितना आया? 10-12 आया, वही मैंने बोला, ज़्यादा नहीं आया। और वो भी मिक्स इंटैंगल करके दिया है, मतलब ऐसे एएस का दिया है अभी तक अकाउंट्स में, और वो भी मिक्स्ड करके, मतलब जैसे एएस ऑन एसेट्स का सारा एक साथ दिया हुआ है। तो अभी आप उतना जल्दी ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कुछ चैप्टर बचा है तो आपको लगेगा ये कौन सा टॉपिक है। तो वो मिक्स करके अभी दे रहे हैं वो लोग। देखते हैं कितना रिफाइंड करता है ये लोग टिल दिसंबर। जैसे ही वो लोग कर देगा, अपने भी उस चीज़ को पढ़ने लगेंगे। टिल देन वी शुड नॉट टेक सो मच स्ट्रेस अबाउट एमसीक्यूज, क्योंकि जो कंसेप्ट्स है वो तो भाई मेन यही है, अल्टीमेटली वहां पे जाके उसको यूज करना है। तो एमसीक्यूज आर नॉट अ बर्डन राइट नाउ, क्योंकि आपको ये समझ लेना है एमसीक्यूज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आने चाहिए। तो आपको इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर रहेंगे तो आप वहां पे भी क्लियर हो जाएंगे। डन है? तो 30 नंबर अगर एमसीक्यू है तो सोचो 70 नंबर टोटल में से 35 नंबर एफएम में कितने चैप्टर्स? 10 चैप्टर। अगर एवरेज भी मारे तो 3.5 का मार्क्स, जो कि होना पॉसिबल, तो मतलब एक क्वेश्चन कितने का आएगा? मेरा अनुमान बोलता है करीब करीब 7-8, है ना? क्योंकि अगर 30 नंबर एमसीक्यू दे रहा है तो 14 करके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जो मेरे को लगता है। अगर वो काम वो लोग करता है तो 14 करके अगर 5 क्वेश्चन में पकड़ता हूँ तो 70 होता है पूरा एग्जैक्ट। अब 14 में 7+7 करके देगा, और 5 क्वेश्चन अगर करना है तो कितना होता है बताइए? 7+7 करके कितने क्वेश्चंस हो गए? आप समझ रहे हो कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है? 7 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जैक्ट 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, चेक करो, आ रहे हैं ना एग्जैक्ट 10 क्वेश्चंस। एफएम के हिसाब से कितने आ रहे हैं? 10। बट सर खाली एफएम थोड़ी है, क्या है बताइए? एसएम भी है, तो आधा कर देना इसको, यानी कितने? 5। अब ये जो 5 क्वेश्चन रहेंगे मतलब एफएम में, तो इस 5 क्वेश्चन में 5 ही चैप्टर पूछ पाएगा हाईएस्ट, या चलो 6 कर लेगा हाईएस्ट टू हाईएस्ट। तो दिया कितना चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो पक्का ये लोग अब क्या करेगा, कुछ चैप्टर छोड़ेगा। जबकि पिछले बार 60 नंबर में भी ऐसा था, 3 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अब ज़्यादा चैप्टर स्किप करने की कोशिश करेंगे लोग। बट अभी पता नहीं क्या दे क्या नहीं, तो अपने तो तैयारी तो हमेशा जीत की करेंगे, चाहे जो हो देखा जाएगा। बट जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, वो ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक लेवल का चैप्टर है, और उस टॉपिक से आने वाला टॉपिक भी बहुत काम का है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे किताब में सीक्वेंस ऑफ चैप्टर कुछ उस तरीके से ही है रफली, जिससे आपका कंटेंट भी वैसे ही फैला हुआ है। पहला चैप्टर आप क्या देख रहे हैं किताब में? आ जाइए बुक में सब कोई, आ जाइए बुक में सब कोई। जय माता दी, आ जाओ। दिख रहा है आपको 10 चैप्टर यहाँ? एवरीबडी ऑनलाइन लाइव सुनाई दिखाई दे रहा था ना? ओके। विपुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज ही जाके, मतलब इस क्लास के बाद या आज रात को 2 क्लास बेसिक्स का कर लेना, फर्स्ट 2 एटलीस्ट, ठीक है? अभी तक जिनको जिनको बुक नहीं मिला है और कैलकाटा रहते हैं तो आपका मिस्टेक है, आप लिए नहीं। दूसरा, बाहर रहते हो तो कुरियर आईडी मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला है तो आज के आज क्लास के बाद कॉल कीजिएगा ऑफिस में। आ जाइए, सेटल डाउन। हाँ बैठ जाओ, दोस्त लोग के पास बैठ जाओ फटाफट, कोई नहीं बोलेगा। बुक नहीं मिला नीचे से ले लेना था क्लास आने से पहले, बट कोई बात नहीं, अब आज क्लास के बाद ले लेना। आइए आइए आइए, यहाँ ध्यान देंगे।
टोटल 10 चैप्टर्स आपको जो दिख रहे हैं उसमें हम कुछ यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे क्लासेस करते वक्त। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर आपको क्या दिख रहा है बताइए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे पहले क्या कोई क्लासेस हुई है? यस, बेसिक्स के 5 क्लास। अगर कोई अभी तक नहीं किया है तो भी चलेगा, बट आज ही जाके 2 क्लास और कर लेना, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर वो 2 भी कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिल जाएगा आपको कंटिन्यू करने के लिए क्लास, ठीक है ना? एक दिमाग में लगेगा अच्छा ये पढ़ने वाले हैं, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। आज हम पहला चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जिसका क्या नाम है बताइए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितने लोग मेरे से कॉस्ट की तैयारी नहीं किए थे उनके लिए एक बात बता दूं कि मेरा तरीका पढ़ाने का सिर्फ एक ही है और वो है बी डिसिप्लिन्ड। अगर आप डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करेंगे तो आप ज़बरदस्त तरीके से पास होंगे। और डिसिप्लिन का जरिया मैं कुछ ज़्यादा ही आपके लिए ऑलरेडी बुक में बना के रखा हूँ। जैसा आप देख सकते हैं सबसे पहला पन्ने में आपको क्या दिख रहा है? ट्रैक योर प्रेपरेशन। मिला क्या सबको? ट्रैक योर प्रेपरेशन। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास, एक्सरसाइज बुक नंबर, पेज नंबर, टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्लास वर्क हो सकते हैं, क्या होमवर्क हो सकते हैं, सब मेंशन्ड है। बगल में एक सेल्फ प्रैक्टिस 1 और सेल्फ प्रैक्टिस 2 है, जिसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस 1 में कौन से चैप्टर्स करने वाले हो सर? जो सवाल हमको टफ लगाओ, हमको मतलब हमको नहीं, हमको मतलब तुमको टफ लगाओ, या जो सवाल सर टफ बताए या सर बोले कि ये इंपॉर्टेंट था। क्या डर है ना बात आपको? वो सवाल मैं मार्क कराऊंगा आपको क्लास के एंड में कि भाई ये इंपॉर्टेंट सम्स आज किए थे, इसको स्टार मार्क कर लो। और ओवरऑल आपको कुछ टफ लगे तो आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्या डर है ना बात आप लोग को? और उस हिसाब से सेल्फ प्रैक्टिस 1 और 2 डिसाइड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल को तो 2 प्रैक्टिस करके ही रखना है कम से कम। ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बांटे हुए हैं और उसके बाद कुछ एग्जाम इनसाइट्स दिए हुए हैं। क्योंकि ये किताब एक टर्म पुराना है तो इसमें मेरे कुछ पास्ट ईयर्स के 2-3 टर्म के एनालिसिस नहीं किए हुए हैं, बट नेवरदलेस आपके लिए अभी ये एनालिसिस इतना काम का नहीं है क्योंकि आपके लिए टोटल ओवरऑल नया स्फीयर है। तो आप ये एनालिसिस को इतना ध्यान से ना भी देखेंगे चलेगा, बट ये बुक सिंस मैंने लास्ट टर्म के लिए यूज़ किया था तो आपको भी ये बुक में छपा हुआ मिल रहा है। ऑल्दो जो लोग मेरे से कॉस्ट में 24 में पढ़ रहे हैं, मैंने वो कॉस्ट का किताब पूरा नया वापस से बनाया था। ऑल्दो सेम ही था बट नए सम्स जो आए थे वो डलवा दिए थे और जो कुछ चेंजेस करना था कर दिए थे। बट FM को लेके एज यू ऑल नो मेरे को थोड़ा टाइम कम मिला था तो ऐसा कुछ है भी नहीं जो चेंज हुआ है, बट बुक सेम है एकदम। डन है? और ये जो चैप्टर है हम जो चालू करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें आप देखोगे क्वेश्चन वाइज बगल में क्या दिख रहा है आपको? एक्सरसाइज बुक नंबर और पेज नंबर। यानी आपके कॉपी में क्या होना चाहिए और आपके बुक में भी मेंशन होना चाहिए कि आप कौन से कॉपी, एक्सरसाइज बुक नंबर मतलब कॉपी नंबर 1 सपोज जो अभी आपका चलेगा, ऑफ कोर्स 1 में हो आप, और पेज नंबर सपोज कर लो 20 में पहुंच गए, बेसिक्स का 15 पेज लग गया तो सपोज 20 नंबर पन्ना में आपका पहला क्वेश्चन है तो यहाँ मेंशन होना चाहिए। और कॉपी में आपका क्या मेंशन होना चाहिए सर? जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर वॉट एवर इट में बी, से फॉर एग्जाम्पल 3। तो ये आपके इस तरीके से राइटिंग पैटर्न होना चाहिए। अगर आप ये फॉलो करोगे, ये मेरा गारंटी है एग्जाम तक आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। और ये मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये आप जहाँ हो सकता है फॉलो करने का कोशिश करना। आपको एक बहुत सुकून मिलेगा जब आप पढ़ाई करोगे। आपको एटलीस्ट डेटा को मतलब ट्रैक करने में ध्यान रहेगा कि हाँ यार ये पढ़े थे कुछ ऐसा, वरना आप इधर उधर करेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। डन है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके सर कि आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर क्या सीखने वाले हैं बताइए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितने लोग बेसिक्स नहीं किए अराउंड कितना पन्ना छोड़ देना चाहिए उनको कोई बता सकता है? 15 करीब। तो जैसा भी हैंडराइटिंग है आपका रफली 15 पन्ना छोड़ दीजिए अगर बेसिक्स ड्यू है तो। और स्टार्ट कीजिए आज का हेडिंग देके सब कोई फटाफट। क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉपी में हेडिंग देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अराउंड 15 पेजेस छोड़ दीजिए अगर आपका बेसिक्स ड्यू है। मैं अभी हाथ नहीं उठवाना चाहता कि किनका, अरे मतलब हाथ उठाना नहीं चाहता, नहीं मतलब उठवाना नहीं चाहता किनका ड्यू है, बट ठीक है कर लीजिएगा। मेरा ये उम्मीद है कि आप 2-3 दिन में कर लेंगे, उम्मीद है। आप मैराथन में आए थे, पतले हो गए? हाँ, कहाँ यार, चेहरा तो इतना सा चिपक गया था ना। अच्छा, बाल की वजह से। आइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चालू किया जाए क्या? सर ये कितने मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है? मेरे को लगता है अब आपके लिए ये
7 to 8 मार्क्स का चैप्टर बनता है, यानी एक क्वेश्चन पक्का से पक्का इस टॉपिक से आना ही आना है। 7 to 8 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर क्या है ये चैप्टर, क्या है, थोड़ा समझाइए। इसके बारे में थोड़ा इंसाइट मैंने ऑल्दो बेसिक्स में दिया था, बट फिर भी वापस से रिपीट करते हुए बताइए कैपिटल का मतलब एवरीबॉडी इन दी क्लास। प्लीज थोड़ा ना मजा लेके पढ़ेंगे, नहीं तो फाइनेंस का मजा नहीं ले पाओगे। फाइनेंस ऑल्दो सबका फेवरेट होता है कैसे है सर, कभी सुने नहीं है फिर भी फेवरेट है। पता है क्यों? क्योंकि लगता है यही तो मेन पैसा का बात होगा, बट पैसा का बात करने से पहले उतना मैच्योरिटी लेवल ले आइए कि सर हमको फाइनेंस समझ में आने लगे। तो कई बच्चे बोलते थे 12th के बाद हम तो CFA करेंगे, मालूम CFA कौन करता है, चिंदी कोर्स है, हम तो MBA करेंगे। तो भाई पहले वो करने से पहले ये तो समझ, कारण आपको अगर ये बेसिक लेवल का ज्ञान नहीं होगा तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। ऑफ कोर्स वहाँ भी सीखोगे, बट जो डिसिप्लिन और जो तरीके से CA सिखाएगा ना वो आपको आगे जाके बहुत जगह काम आएगा। अगर आप मल्टीपल कोर्स करना चाहते हो इसके बाद, जो कई बच्चे इस बार दोनों ग्रुप देने के बाद मेरे को आके बोले हम CFA करेंगे भैया, हम FRM करेंगे, तो दे कैन नाउ एंटर इनटू दैट स्फीयर वेरी इजीली। बट अगर आप ये टॉपिक को ठीक से नहीं समझेंगे तो आपके लिए आने वाला दुनिया काफी डिफिकल्ट होगा। धन्यवाद आपको। बताइए कैपिटल वर्ड का मीनिंग सबको? अच्छा, पैसा लगा हुआ चीज याद है, ऐसा कुछ बनाया था मैंने, ऐसा कुछ मैं हमेशा ये एक तो बनाऊंगा क्योंकि मेरे को ये बड़ा प्यारा लगता है डायग्राम। ये ध्यान है, ये हम बैलेंस शीट ऐसे देखते हैं। अविनाश सर बैलेंस शीट कैसे देखते हैं? ऐसे और ऐसे, करेक्ट। और वो भी थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टल कैसे बनाते हैं वो लोग वर्टिकल बनाते हैं क्या? याद करते हो क्या? वो लाइन से आना चाहिए अपना, वो सब झमेला नहीं है रे। फाइनेंस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्ट, फाइनेंस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉ, फाइनेंस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रूल्स। यानी एक लौता सब्जेक्ट है जिसके साथ कोई एक्ट जुड़ा हुआ ही नहीं है, वरना ऑडिट से लेके शुरू वाला टैक्स, अकाउंट्स, कॉस्ट, सब में कोई ना कोई तो क्या है बताइए, स्टैंडर्ड्स है, कोई ना कोई रूल्स है, कोई ना कोई बोलो वो जो आप पढ़ते हो एक्ट है। यानी अकाउंट्स भी तो कंपनीज एक्ट से ड्रिवन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ड्रिवन है। ये एक लौता सब्जेक्ट है जिसका कोई सर पाँव माँ बाप नहीं है, नाजायज है ये, नाजायज। इसका सब अपना बना सकते हैं। तो अगर अपने को अपना बनाना है इसको, तो इसको एकदम फ्रीली सोचना। तो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मेट बेस्ड अपने अकाउंटिंग किए थे। यहाँ मैं सिंपली दो तरीके से बैलेंस शीट को देखता हूँ। एक, पैसे कहाँ से आए जिसको क्या बुलाते हैं बताइए, सोर्सेज ऑफ फंड। और एक, पैसे कहाँ लगाए जिसको क्या बोलते हैं बताइए, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। ध्यान है आपको? हम पैसे जहाँ से भी प्रोक्योर करते हैं हम अल्टीमेटली दो जगह पैसे लगाते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स में और एक वर्किंग कैपिटल में। करेक्ट एवरीबॉडी? एक किस में लगाते हैं? धंधे में, फिक्स्ड एसेट्स में, दूसरा धंधे का वर्किंग कैपिटल में। क्या ये वर्किंग कैपिटल वाला सर्कल समझ में आया? CA माइनस CL। ये तो धंधे में लगाने वाला बात हो गया, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज अपने किसके बारे में बात करने वाले हैं? कैपिटल। तो कैपिटल मतलब क्या सर? सोर्स। बताइए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर देयर? ब्रॉडली 2 टाइप्स। व्हाट एंड व्हाट? ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ध्यान आ रहा है? क्या क्या वर्ड है बताइए? ओन फंड्स एंड, सर हम तो ये सुने ही नहीं है तो मैं वापस से बोल रहा हूँ। ओन फंड मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, खुद का पैसा, यानी जो धंधा कर रहा है वो अपना पैसा लगा के रखा है। और बोरोड फंड्स मतलब सर बाजार से उठा के रखा है। तो एक हो गया घर का, एक हो गया बाजार का। घर में कौन आते हैं सर? अगर कंपनी के व्यू पॉइंट से बात करें तो शेयर होल्डर्स आर घर वाले लोग, यानी सर हम भी तो घर वाले ही हो गए। रिलायंस के अगर हम शेयर लेके रखें, हाँ तो तुम घर वाले हो, तुम बोल सकते हो तुम मुकेश अंबानी के क्या हो बताओ, मालिक। अबे मालिक, मुकेश अंबानी के तुम मालिक हो, तुम दोस्त भी नहीं हो, तुम मालिक हो, क्योंकि तुम उसके कंपनी का एक शेयर भी होल्ड करते हो, तो यू आर दी ओनर ऑफ दैट कंपनी। सर आज ही घर जाके सबसे पहले एक शेयर खरीद लेंगे कि कम से कम इज्जत से किसी आगे बोले तो कौन हो तुम? आई एम ओनर ऑफ रिलायंस इंडिया का। हम रिलायंस का ओनर है तुम, तो बोलेगा हाँ एक शेयर तो होल्ड करते ही है भाई, ओनर तो हो गए। अब वो कितना भी प्रपोर्शन में हो, 0.00001%, बट फिर भी आई एम एन ओनर ऑफ, बताइए कौन? रिलायंस कंपनी। तो अगर आप रिलायंस के ओनर बनना चाहते हैं तो एक शेयर खरीदने का देरी है, बस आप एक कदम दूर हो एक रिलायंस कंपनी ओन करने की। और आप तो वैसे ही सोर्सेज ऑफ फंड में कौन आते हैं सर? सबसे पहले खुद का पैसा, यानी हमारे पैसे को क्या बुला रहे हो कंपनी? ओनर्स फंड। क्योंकि हम क्या कंपनी का खरीद के रखे हैं? ओनरशिप, विच इज शेयर होल्डर्स।
और वो कौन सा शेयर्स होता है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब ही होता है कि हम पैसा कंपनी में अपना तरीके से लगा के रखें, यानी हम प्रोपराइटर है। इक्विटी का दूसरा मतलब क्या होता है बताइए? प्रोपराइटर। तो इक्विटी वर्ड इज नॉट एन मतलब ये इंडियन टर्म, इट इज अ फॉरेन टर्म जो जनरली यूज होता है यूके में इक्विटी, यूएस में इक्विटी। तो अपने बोलते हैं ना मेरा इक्विटी है इसमें, इक्विटी है मतलब मेरा इसमें भागा है, मतलब मैं इसमें कुछ होल्ड करता हूं, मेरा इसमें हिस्सा है। तो अपने बोलते हैं ना स्टेक है मेरा, तो बस वहां पे वर्ड आता है इक्विटी। तो अगर हम इक्विटी होल्डर है मतलब मेरा क्या है बताइए? ओन फंड्स। तो बताइए बोरोड फंड्स क्या हो गया? बाहर वालों से कैसे पैसा उठा सकते हैं? सबसे इजी तरीका लोन। सबसे पहला तरीका क्या दिखता है? लोन्स। बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, अच्छा लगा वर्ड इंस्ट्रूमेंट, जैसे हथियार जिसको बोलते हैं, तो उनके पास भी बड़े बड़े हथियार है। नाम भी देखो कैसे, बॉन्ड्स। हम जबरदस्ती बोल रहे हैं ऐसे बॉन्ड्स, अगर प्यार से बोलेंगे तो भारी नहीं लगेगा, बट हम जानबूझ के भारी बोलेंगे, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। तो ये जो तरीके के सिक्योरिटीज कौन इशू करता है बताइए ना? कंपनी। क्या लेने के लिए? पैसा उठाने के लिए। किससे? पब्लिक से ही, बट इन फॉर्म ऑफ बाहर वालों से। मतलब इनको हम मालिकाना हक नहीं देंगे, इनको हम क्या देंगे बताइए? बाहर वालों का हक। तो इनसे जो पैसा उठाते हैं, वो जो सिक्योरिटीज हम इशू करते हैं उसको क्या बुलाते हैं? सम एग्जांपल्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले लेना सर, लाइक बॉन्ड्स इशू कर देना सर, डिबेंचर इशू कर देना सर। क्या इजी लैंग्वेज है, मैं पहले बता रहा हूँ। एक आदमी को मैं भूल गया, मेरा गलती हो गया यार, एक आदमी को मैं भूल गया, मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया। क्या? कौन कौन कौन? प्रेफरेंस। ओके, ये तो सुना हुआ लग रहा है, अकाउंट्स में बहुत बार लिखते थे सर इसको। बताओ तो अकाउंट्स में कहाँ इज्जत दिया गया है इनको? शेयर होल्डर्स फंड में। मजाक है क्या? शेयर होल्डर्स फंड में लिखते हो ना इसको, शेयर होल्डर फंड में। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद अगला ही नाम कौन आता है बताइए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसको आप नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलते हो, वो तो नीचे आता है, यानी बैलेंस शीट में। फ्रॉम द स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या वर्ड बोले? स्ट्रक्चर, ढांचा पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस का इज्जत किनके साथ दिया जाता है? मालिक के साथ। यानी इनको कहां रखा जाता है? ओनर्स के साथ। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल स्ट्रक्चर के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई तुम्हारा जो मोड है, तुम्हारा जो तरीका है, वो किसकी तरह मैच करता है? बोलो ना, ओनर्स की तरह। तो हम तुमको कहां इज्जत देंगे? ओनर्स के साथ। क्योंकि कई बार आप कंपनीज एक्ट में पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, प्रेफरेंस को कुछ कुछ जगह वोटिंग राइट्स है। एनीबडी पढ़े हैं ये वाला बात? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कई जगह वोटिंग राइट्स है। जैसे इक्विटी इशू का जब डिविडेंड इशू करते हैं, तो उससे पहले प्रेफरेंस वाले लोग को डिविडेंड देना पड़ता है। अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला हुआ है तो आप इक्विटी को डिविडेंड, तो ये वजह से वो लोग का क्या आता है सर? पहले हक आता है। कई जगह उनका वोटिंग राइट्स है, तो वो जो वोटिंग राइट्स है उस वजह से उनका हक कैसा हो गया? थोड़ा बहुत कैसा? मालिकाना। बट बहुत बदमाश है लोग। जब पैसा का बात आता है ना, जब इनको रिटर्न का बात आता है ना, तो बोलते हैं अरे हम तो डिवेंचर जैसे, हम तो डिवेंचर जैसे, मतलब हमको फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए। बट हम सिंस मालिक हैं, हम कैपिटल बोल रहे हैं अपने आप को, तो हम डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं। मतलब बाहर वालों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इंटरेस्ट। और जो घर वाले उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिविडेंड। तो वो बोलते हैं हमको फिक्स्ड डिविडेंड चाहिए। मतलब फिक्स्ड डिविडेंड चाहिए मतलब हमको डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। जिस रेट पे आप मेरे से पैसा मांगे वो रेट तो आपको हमको देना पड़ेगा। बट क्या इक्विटी को ऐसा हक है? नहीं। इक्विटी बेचारा लाचार है, वो कंपनी में क्या लगा के रखा है अपना पैसा, तो डूबने का डर सबसे ज़्यादा उसी को है, क्योंकि उसके पास कुछ हक नहीं है कि इतना डिविडेंड तो हर साल मिलेगा। बट प्रेफरेंस के पास कुछ हक है। सर नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। सुने ना वर्ड क्यूमुलेटिव? मतलब सर कि जो डिविडेंड है वो आज नहीं कल मिल जाएगा, कल नहीं परसों, बट हाँ मिलेगा जरूर, नंबर वन। दूसरा, इक्विटी से पहले मिलेगा जरूर, नंबर वन। दूसरा, तो इस वजह से इनका हक थोड़ा बहुत किसकी तरह है? बोलिए। यानी फ्रॉम पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर एज गुड एज अ डिवेंचर। तो इस वजह से इनको महाडोगला आदमी बुलाते हैं, क्योंकि ये पूरे तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कभी बोलेगा हम यहाँ आएंगे, कभी बोलेगा हम लॉन्ग टर्म के साथ आएंगे। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम कैपिटल का बात नहीं करके उसका क्या बात कर रहे हैं? खर्चा। बताइए, खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रेफरेंस को क्या तरीके से ट्रीट करेंगे? घर वाला कि बाहर वाला?
वेरी गुड, क्योंकि खर्चा कंपनी के लिए मतलब उनको पेमेंट करना और प्रेफरेंस वाला रिसीव करेगा. फ्रॉम पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर एज गुड एज फॉर अस. बताइए क्या बाहर वाला केस, यानी उनका जो तरीका होगा वो थोड़ा बहुत सोचने का किसके साथ मैच करेगा, डिवेंचर्स के साथ. बट हाँ, कोई चैप्टर ऐसा होगा जहां पे हम इनको किसका हक देंगे, मालिकाना हक, और इनको कहां बुलाएंगे, बोलिए ना, सोर्सेज ऑफ फंड में कहां लिखेंगे इसको, बताइए. इक्विटी के साथ आएगा कई चैप्टर, जैसे आप समझ जाओगे जैसे ही मैं चैप्टर बोलूंगा वो. बट अभी के लिए बताइए प्रेफरेंस को कौन सा इज्जत देंगे बाहर. तो ब्रॉडली 2 हेड था, बट अगर हमें नैरो डाउन करके बोलूं तो 3 हेड जनरेट हुआ. बताइए क्या क्या. इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा बताइए. क्या सिर्फ यही 3 होते हैं यहाँ कि और कुछ भी देखने मिलता है आपको? ध्यान करो और सोचो क्या क्या देखने मिलता है. मैंने कुछ लिखा, इसके अलावा और भी कुछ देखने मिलता है तो बताओ. लॉन्ग टर्म और वेरी गुड. एक चीज और देखने मिलता है, रिजर्व्स. रिजर्व्स में किनका हक है? मालिक का, यानी किनका? इक्विटी शेयर का. तो ये भी एज गुड एज क्या है बताइए? इक्विटी का पार्ट. बट अगर अलग अलग बोले तो एक हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल और एक हो गया क्या? रिटेन अर्निंग्स. फिर क्या हो गया बताइए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और फिर कौन हो गए? तो अगर मैं नैरो डाउन करके बोलूं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. बताइए क्या क्या. नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिटेन अर्निंग, नंबर 3 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड नंबर 4 हमें इस चैप्टर में इनका क्या निकालना है? कॉस्ट. मतलब जब भी हम ये 4 कैपिटल अपने कंपनी में लाते हैं तो इसके अगेंस्ट मेरे क्या खर्चे पड़ते हैं. सर ये कॉस्ट किस व्यू पॉइंट से निकालना है? खर्चा कब का निकालना है? ऑफ कोर्स खर्चा कब का निकालेंगे? साल भर का. किसका निकालेंगे बताइए? यानी कॉस्ट पर एनम. एंड दैट टू मैं एक साधारण एग्जांपल से पूछना चाहता हूं और तुमसे जानना चाहता हूं कि कौन सा सोर्स तुम्हारे लिए चीपर है. मान लो सोर्स ए से तुम उठा रहे हो कॉस्ट 100 रुपए पे, 100 रुपया खर्चा लग रहा है साल भर का, और सोर्स बी से तुम 120 रुपए पे उठा रहे हो. कौन सा सोर्स से पैसा उठाना चाहिए बताइए? ए कि बी? क्यों ए? तुम एक क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे इससे. वेरी गुड. कॉस्ट से मतलब नहीं है सर. ये कॉस्ट कितना रुपया उठाने के लिए लगा ये बताइए. सर अभी आपने कुछ नहीं बोला तो हमने ये मान लिया सेम ही होगा. आप ये बताइए पहले कि ये खर्चा कितना रुपया पाने के लिए लगा. मतलब कॉस्ट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रूपी. कॉस्ट शुड बी रिलेटेड टू दी फंड प्रोक्योर्ड अगेंस्ट दैट कॉस्ट. यानी आपको चाहिए एवरेज प्रोक्योरमेंट. क्या चाहिए बताइए? एवरेज प्रोक्योरमेंट. यानी आपको ये जानना है कि ये जो 100 रुपए का खर्चा लगा अल्टीमेटली ये कितना रुपया पाने के लिए लगा. मान लो ये 1000 रुपया पाने के लिए लगा और ये 1500 रुपया पाने के लिए लगा. बताओ कौन सा सोर्स चीपर है तुम्हारे लिए? सोर्स ए कि सोर्स बी? कैसे डिसीजन लोगे? फाइनेंस का क्लास है. अगर कैलकुलेटर बैग में है तो इससे बड़ा पाप नहीं कर रहे हो आप. मतलब अगर इस कलयुग का कोई सबसे बड़ा पाप आपने किया है तो ये किया है आज कि आप कैलकुलेटर बाहर नहीं रखे हो. बहुत बड़ा पाप किए हो. बताओ विच सोर्स इज नाउ फेवरेबल टू यू? ऑनलाइन लाइव बताइए. ए कि बी? जल्दी बताइए. ए कि बी? ए ए बी 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 ए ए ए. कितने लोग ए? कितने लोग ए? ओके. कितने लोग बी? ओ माय गॉड. ए वालों से बात करते हैं. लास्ट बेंच ए बोला आपने. मैम क्या नाम आपका? अंजलि. अंजलि बताइए ए कैसे बोला आपने? ₹10 कैसे लग रहा है? 10 रुपीज नहीं समझ में आया मेरे को, समझाना थोड़ा. 1000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब आप बोल रहे हो. सुनना आपने क्या बोला? आपने क्या बोला मैं बताता हूं. इन्होंने क्या किया सुनो तो उनका बात भी जानो यार. दूसरा लोग कैसे सोचते हैं, सीखने में मजा है. मेरे को अच्छा लगता है जब कोई मेरे को कुछ चीज सिखाता है. 1000 डिवाइडेड बाई 100 किया उन्होंने. तो इनका भाषा को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. 1 रुपए के खर्चे में 10 रुपया आया. अच्छा लगा ये बात? जो ये लोग ये किए मैडम प्लीज सुनना. 1 रुपए के खर्चे में 10 रुपया आया. ठीक. इधर बता. हाँ 12.5 आया. कितने रुपए के खर्चे में? 1 रुपया खर्चा करके 12.5 रुपया ले आई बी में और 1 रुपया खर्चा करके 10 रुपया लेके आई ए में. कौन सा ज्यादा बेटर है? अब भी अच्छा लग रहा है? हायर लोअर मत देखिए, भाषा देखिए कैसे मैंने बोला.
देखो उनका भी साइकोलॉजी चेंज हो गया अपने आप को लेके, जो वो कि मैं उन्हीं से उनको आंसर देना चाहता हूं। उन्होंने जो तरीके से किया मैं उनको गलत नहीं बोलता, बट उनका आंसर में वो सोची क्या गलत, वो हायर लोअर ढूंढ रही है। मैं तो इतना सोचता ही नहीं हूं। मैंने किस तरीके से बात किया समझ में आया, 1 रुपया खर्चा करके 10 रुपया प्रोक्योर किए, और सेकंड वाले में 1 ही रुपया खर्चा करके 12.5 रुपया ले आए बिजनेस में। कौन सा बेटर लग रहा है? बट कितने लोग भी कोई और चीज से किए, दूसरा एंगल से डिवाइड किया आपने, उल्टा डिवाइड किया। ऋतव्रता बोलेगा क्या किया ऋतव्रता? ओके, अब वो बोल रहा है 100 रुपया का खर्चा लगा 1000 रुपया पाने के लिए, तो हमने कॉस्ट पर रूपी निकाल लिया, विच इज परसेंटेज बोल दिया। 0.1 खर्चा पड़ रहा है, यानी 10% खर्चा पड़ रहा है। कैसे आया ये 10%? वो एक दूसरा डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आया बताइए? 10% कॉस्ट लग रहा है। 10% कैसे आया? 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। बताइए बगल वाले का कितना आया? 120 डिवाइडेड बाई 1500, 8 एग्जैक्ट 8% आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है? 10%। कौन सा बेटर सोर्स है? सोर्स बी, क्योंकि कॉस्ट जहां कम लगे वो बेटर, और वहीं जो मैंने पिछली बार भाषा बोले तो ज़्यादा प्योक्योर कर ले वो बेटर। तो मैडम गलत नहीं है जो सोचे, बट मैडम को एनालिसिस करने में टाइम लगेगा जो तरीके से वो सोची। बट क्या मेरा वाला जो सेकेंड रूप था बताने का, क्या वो ज़्यादा हैबिचुएट किया हमारे थिंकिंग को? मिला हमारा थिंकिंग कि क्या सर कि 1 रुपया पाने के लिए कितना खर्चा लगा? 0.1 यानी 10%। तो इधर 1 रुपया पाने के लिए कितना लगा सर? बोलिए 0.08 यानी 8%। तो विच इज मोर बेटर सोर्स ऑफ फिनेंस? सेकेंड वाला। बट अगर हम सिर्फ कॉस्ट देखें तो अभी हम आंसर क्या बोल देते बताओ? सिर्फ कॉस्ट देखे तो आंसर क्या बोल देते? ए। क्या ये गलत तरीका है डिसीजन लेने का? डिसीजन लेने से पहले क्या चाहिए हमें? कितना रुपया लगा, कितना रुपया पाने के लिए, उसके बिना जज नहीं करेंगे। यानी एवरी थिंग विल बी कैलकुलेटेड इन कॉस्ट परसेंटेज पर एनम। यानी ये चैप्टर में जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखने वाले हैं वो किस मोड से निकलेगा? परसेंटेज पर एनम। जिसका एक ओवरव्यू ले तो ऊपर क्या आएगा बताइए? न्यूमरेटर में एकदम ओवरव्यू, सारा फॉर्मूला इससे डिराइव करवा दूंगा, और कुछ फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर के अंदर। बताइए कॉस्ट पर एनम क्या वर्ड बोले बताइए तो? नीचे क्या लेंगे? एवरेज में कितना प्योक्योर किए पैसा, अगर वो डिवाइडेड बाई वो कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट इन परसेंटेज। और हमें यही कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में। क्या थीम समझ में आया? मेरा तरीका पढ़ाने का यही है कि पहले चैप्टर में क्या बेसिस पे हमें पढ़ाई करना, जैसे ये सोच लेंगे फिर पढ़ाई कर लेंगे। डन है? तो नंबर 1 लिखेंगे सारे बच्चे थीम। नंबर 1 लिखेंगे सारे बच्चे थीम। कुछ 15 मिनट लगा। थीम, वेरी गुड एवरीबॉडी। थीम रेडी? लिखना। देयर आर 4 sources of finance। क्या क्या? एक एक करके। इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉमा, रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग, जो बोलना है बोलो नाम, कॉमा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड हम उन सब को डेट नाम से आगे जानेंगे। मतलब इसके अंदर सब आ गए। क्या क्या सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लोन्स, और क्या क्या बताइए? डिबेंचर्स, और क्या क्या बताइए? बॉन्ड। सबको मैं एक कॉमन नेम दे दिया, डेट। क्या बोलिए? डन है सबको इतना सा बात? करेक्ट। देयरफॉर वी नीड टू फाइंड the cost of procurement of each source so as to calculate overall cost of capital of a firm। ये क्यों निकालना है तुमको? तुमको ये जानना है ना अल्टीमेटली पूरा सारा पैसा मिला के मेरे लिए कितना खर्चा पड़ा, ओवरऑल पूरा सोर्स ऑफ कैपिटल का क्या खर्चा पड़ा। डन है? लिख लिया यहां अंदर पक्का? हर एक सोर्स का
कॉस्ट को एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया, काफी इजी शॉर्ट फॉर्म है। कॉस्ट को डिनोट किया जाता है के से। किससे डिनोट किया जाता है? के से। और पहला वाला आया के ई, क्यों बताओ तो? इक्विटी। ब्रह्मा पावर दिया आपके अंदर, ट्राई लो, अगला वाला राइट हो जाओगे। आज तक आता नहीं था फिर भी राइट बोलोगे, बोलो ना, राइट हो गए। नेक्स्ट वाला भी जबरदस्त, लास्ट वाला दरकार नहीं है, फीस ले जाओ आप लोग वापस, आप लोग को सब आता है, दे दीजिए, मारे थप्पड़ के। ये सब नहीं करते। बताइए एवरीबॉडी, क्या डन है इतना सा बात? के ई, के आर, के पी और के डी को शॉर्ट में बोला जाता है। हम लोग किसको बोल रहे हैं ये सब चीज को? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ डेट। K stands for cost and the subscripts are for the name of the capital. डन है सबको इतना सा बात? ये सारा अब हम एक एक करके निकालना सीखेंगे, बट उससे पहले पॉइंट नंबर 2, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जाम्पल नंबर 1, सोर्स ए बी, कॉस्ट पर एनम ₹100, ₹120, एवरेज प्रोक्योरमेंट। सर ये एवरेज क्यों बोल रहे हो? थोड़े देर में समझ में और ज़्यादा आ जाएगा। वैसे समझ में आ रहा होगा मोटा मोटी कितना, मतलब हर एक टाइम पे अलग अलग वैल्यू होता होगा तो एवरेज कर देते हैं साल भर का। जैसे आप एवरेज स्टॉक सब चीज़ निकालते हो। तो बताओ विच सोर्स इज बेटर? अच्छा, विच सोर्स इज बेटर किसके लिए? ऑफ कोर्स कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचते हैं तो क्या बेटर होता है? लोअर दी बेटर कि हायर दी बेटर? कॉस्ट लोअर दी बेटर, मतलब जो बेटर होगा वो कौन सा होगा? जो कम है वो बेटर होगा। बट क्या हम ऐसे 100 और 120 देखते हैं कि क्या निकालते हैं? तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं बताइए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन व्हाट परसेंटेज पर एनम। क्या तरीका है बताओ इसका? बोलो क्या तरीका है? कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोक्योरमेंट इनटू 100%। तो निकाल लीजिए ना, निकाल लीजिए ना। कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोक्योरमेंट इनटू 100%। तो जितने लोग इतना देर से कुछ लिख रहे थे जब मैं बोल रहा था, ये आदत गंदा नहीं है, अच्छा है, बट मोटा मोटी मैं हर चीज़ लिखवा ही दूंगा तुम लोग को। तो क्या है ना, रनिंग नोट्स उतारने का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उतारने का लगे कभी तो उतार लेना, मेरे को दिक्कत भी नहीं है। आई विल नॉट जज यू। बताइए क्या आया? पहला सोर्स ए का 10%, सोर्स बी 8%। तो विच वन इज बेटर? 8%, यानी सोर्स बी इज बेटर। करेक्ट एवरीबॉडी? तो ये ओवरव्यू समझ में आया एक तो, कि अल्टीमेटली हर चीज ऐसे सोचना है। तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले किसका सीखेंगे सर? हम लिखवाए जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर के उल्टे ऑर्डर में चलेंगे। यानी पहले क्या सीखेंगे बताइए? बाहर वालों का बात कर लेते हैं, फिर घर वालों का बात कर लेंगे। बाहर वाला में ज़्यादा मजा आता है ना। आइए लिखिए, क्या हेडिंग देंगे बताइए? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, ब्रैकेट में के डी। अब हमारे फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में 2 टाइप के डेट है, तो इसीलिए इसके अंदर 3 का ए। मैं जैसे ही पहला नाम लिखूंगा तुम दूसरा नाम पहचान जाओगे, ठीक है? मैं पहला लिख रहा हूं, फिर से तुम लोग पे आधा से ज्यादा तो भगवान का रूप है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। तो बताइए पार्ट बी क्या सीखेंगे? और इतना ज्यादा तुम कॉस्ट ऑफ व्हाट बताइए? इररिडीमेबल डेट। वैसे देखा जाए तो इन दोनों में से एक कंसेप्ट आज के दिन में वैलिड नहीं है। वेरी गुड। द डेट कैन नेवर बी इररिडीमेबल एज पर कंपनीज एक्ट 2013। दे हैव forbidden the issue of irredeemable debt. It should be
कंपल्सरीली रिडीमेबल और कन्वर्टेबल। सुने हो ये वर्ड, रिडीमेबल और व्हाट डू मीन बाय कन्वर्टेबल? तो मतलब सर कन्वर्टेबल एक तरीके से ये हो गया कि डिबेंचर चल रहा था 10 साल बाद जो होल्डर है डिबेंचर का उसको ऑप्शन दिया जाएगा, सुनना ध्यान से, उसको कि वो 2 काम कर सकता है, या तो उस डिबेंचर का वैल्यू जो उस दिन है जो हमने बोला था वो ले ले कैश फॉर्म में यानी बैंक फॉर्म में, या तो उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा ले जिसका रेशियो गिवन रहेगा कि एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर मिलता है। आप लोग सुने हो ये सब चीज अकाउंट्स में 1:10 है ना, बोनस करते वक्त भी सुने होंगे। तो ये जो तरीके का लैंग्वेज है वो आज के डेट में कंपनीज एक्ट में रहता है, बट हमारे सिलेबस में क्या रहेगा बताइए? तो रिडीमेबल भी और इरिडीमेबल। अच्छा, मैं कन्वर्टेबल को किस कैटेगरी में डालूं? वैसे कन्वर्टेबल को किस कैटेगरी में डालूं, रिडीमेबल कि इरिडीमेबल? रिडीमेबल ही, क्योंकि कन्वर्ट हो गया अल्टीमेटली मतलब डिबेंचर का मृत्यु हो गया है, मतलब वो अपना अंत देख चुका है, उसके बाद या तो वो एक शेयर बन चुका है या तो वो एक कैश फॉर्म में जनरेट हो चुका है। तो एक कन्वर्टेबल डिबेंचर भी मेरे लिए क्या है? एज गुड एज बताइए रिडीमेबल डेट। और इरिडीमेबल मतलब जिसका अंत निश्चित नहीं है, डेट ही नहीं पता, इरिडीमेबल। सर ऐसे थोड़ी होता है, अरे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल जो इरिडीमेबल ही है, बताइए? वेरी गुड, इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल। आप कंसेप्ट पढ़े हो ऑलरेडी, विच इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। एक कंपनी के लिए इक्विटी इज ऑलवेज व्हाट? इरिडीमेबल इन नेचर। मतलब क्या? वो कभी भी रिडीम नहीं होगा। कंपनी के लिए तो वो शेयर चलता रहेगा। सर कहा हम तो बेच के निकल जाते हैं, अबे तो तुम बेच के दूसरे आदमी को दे देते हो, कंपनी का शेयर तो जिंदा ही है। अब उसके लिए एक्स है, उसका होल्डर की वाई है, उससे उसको मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब है मेरा शेयर अभी तक चल रहा है। यानी जब तक कंपनी लिक्विडेट या वाइंड अप नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होती है, हम क्या मानते हैं वो तो आजीवन चलेगा। वो एक ऐसी एंटिटी है, इसलिए तो एक लीगल एंटिटी है एक कंपनी, जो कि जिनका अमर है, जो लोग अमर है। तो अगर अमर है वो कंपनी तो उसका रिडेम्पशन क्या है? इनफाइनाइट। तो इक्विटी का सिर्फ और सिर्फ क्या है बताइए? इरिडीमेबल। बट बाकी हमारे सिलेबस में क्या क्या है बताइए? रिडीमेबल भी और इरिडीमेबल भी। तो डिबेंचर्स क्या होने वाले हैं बताइए हमारे लिए? बोलिए, रिडीमेबल और एक, हम पहले क्या पढ़ेंगे? रिडीमेबल। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले होंगे? तो 3 का ए हेडिंग देंगे पहले, क्या? कॉस्ट ऑफ व्हाट बताइए? रिडीमेबल डेट। सर बताइए क्या फॉर्मूला है? जल्दी जल्दी बताइए फॉर्मूला क्या? लगता है ऐसे करेगा यार, महा एच सबसे पहले क्या देगा? एग्जाम्पल कि तुम करेगा, हम नहीं, कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। ये वही वाली बात हो गई कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। अब तुम्हारे ऊपर है जो सम्स करना है करो। मैंने ऑलरेडी दे दिया फॉर्मूला। क्या लिखा है मालूम? फॉर्मूला हर एक एंगल से यही आने वाला है। क्या? कॉस्ट पर एनम बाई एवरेज। मैंने हिंट दे दिया, अब मैं सम्स दूंगा, काफ़ी भारी भारी शब्द यूज़ करूंगा, बट मुझे लगता है आप धीरे धीरे उसको पचाते रहेंगे जैसे जैसे मैं बोलूँगा, और फिर फॉर्मूला मिल के लिख लेंगे। क्या जाता है? डन है ना बात? आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 1। क्या घटिया आदमी है, आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। $10,000 डिबेंचर्स रुपीज, ब्रैकेट में फेस वैल्यू ₹100 each, having an interest rate और कूपन रेट। सुना सुना लग रहा है वर्ड? इंटरेस्ट का दूसरा नाम कूपन होता है। मैंने बोला था ना वो फन फेस्टा में जैसे फाड़ फाड़ के देते थे अपने, तो वही कूपन इसलिए बुलाते थे। इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट एज 8% पर एनम इज इशूड एट पार। हे भगवान, ये सब वर्ड आता है आपको? पार, मेरे को लगा मैं बहुत भारी भारी वर्ड यूज कर रहा हूं, बट आपको मालूम है ना पार मतलब फेस वैल्यू। अच्छा ठीक ठीक मालूम, ठीक, एट पार बट रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। ओ माय गॉड, सुने हो? प्रीमियम, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years
कैलकुलेट KD if number 1 there is no tax culture, मतलब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, टैक्स नहीं है, ठीक है। और नंबर 2 इफ देयर इज टैक्स इक्वल्स टू 30%। पहले पार्ट 1 करो, पार्ट 2 भूल जाओ, केस 1 ट्राई करो। सर कुछ तो बताओ आप क्या करना है। हम बोले ना हम बहुत एच आदमी हैं, हम नहीं बोलेंगे। तुम सम्स पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, बट कुछ सोचो मैंने क्या किया। एंड गिव मी द आंसर ऑफ पार्ट 1 पहले। कितने लोग हैं जिन्होंने बेसिक्स नहीं किया यहाँ अभी तक? पहला 2 क्लास भी, पहला 2 क्लास भी, 1 2 3 4 5। आप क्यों नहीं किए इतना दिन से? केनो फटाफट कर लेना, 2 क्लास तो आज देख ही लेना, मतलब वेट भी मत करना। 2x 3x 7x जितने में देखना है देख लेना। वो बोल रहा है हम 3x से ज्यादा जानता नहीं है कुछ। कैसा आदमी है, मतलब 7x गया तो बोलता है 7x क्या होता है, XXX ही तो होता है। ऐसे मारे तुमको पकड़ के। नया आया है क्या? मेरे को बोल रहा है नया आया है क्या? अविनाश सर के थे 6 नहीं 5x था उसका। छठे से तो कर लिया शादी ना, तो x नहीं हुआ। 0 पूछ लेना अविनाश सर से। हम जब उसका बताए हैं तो वो तुमको मेरा बता देगा। अच्छा 5 को तो हम जानता है, तो और कितना? विपुल कुछ आंसर दिया है। विपुल मेरे को आंसर रुपया में चाहिए ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरे को आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज पर एनम। तो आप आंसर जो रुपीस में निकाले उससे मेरे को लेना देना ही नहीं है, मेरे को तो परसेंटेज पर एनम चाहिए। ओके एक आंसर आया 10%। एनीबडी अदर आंसर्स? 50% आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एकदम खुले आम बोल। सर मेरा 5000% आया, खुले आम बोलो। आज ही तो दिन है, आज अपना ले लो, उसके बाद देखा जाएगा। आज आपका दिन है, आज जो आप बोलोगे सराखों पे। बताइए 10% एक आंसर है, और एक का आया 50%, 7.28। ओके 10.6। ओके आज करते रहो खेला, आज आप ही का दिन है। आई नीड मल्टीपल आंसर्स, कम से कम 10-12 आंसर आना चाहिए जिसमें कोई बोले 0.001% और कोई बोले 5000%। आई एम ओपन फॉर दिस स्केल, आई एम ओपन फॉर दिस मच स्केल। 8%। ओके 8.8। ओके अरे कोई का आया है 5000%, बोल नहीं रहा है बस शर्म के मारे। 17 पॉइंट सुनाई दिया 45। 90%। 90% कहाँ है? ये झूठ बोल रहा है। अरे क्या है, तो दिल खोल के आंसर निकालो। सर क्या करना क्या है इसमें आंसर निकालने के लिए? बस अपना दिल लगाना है और कुछ नहीं। इतना सा डेटा है, उसमें से आप कैसे निकालोगे कि क्या खर्चा पड़ रहा है और क्या प्रोक्योरमेंट है, बस आंसर आ जाएगा। ओके 50% पल्लवी। इंद्र बोल रहा है 5 लाख% आया, मारे थप्पड़, उसके लिए हम ओपन नहीं है। मॉडल 11 22। अनीश
विपुल 50, पल्लवी 50, इंद्र 50, कार्तिक 50, ऑसम ब्लॉसम ओके 10 भी है 10। क्या बात है, मतलब मेरा बिना सिखाए अगर 50% बच्चे कुछ निकाल रहे हैं, आप जीत चुके हैं, जंग जीत चुके हैं, आप पास होना डिजर्व करते, क्योंकि आप अगर इतना बुद्धि लगा रहे हो कि कुछ तो क्या करेंगे, क्या ऊपर क्या नीचे सोच ले रहे हो ना, तो मेरा काम आसान होगा समझाते वक्त। आइए अब मेरा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले बताइए मेरे को इस पूरे सम्स में इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है हर साल? 8 रुपया। ये एक डिबेंचर का बोला, ऐसा 10,000 डिबेंचर है, तो क्या टोटल बोल सकते हैं? अब मेरा बात दो सुनना यहां से, मेरे को पूरे सम्स में केडी निकालते वक्त ये डेटा कोई मतलब का नहीं है। क्यों सुनना? अगर हम ऊपर कॉस्ट एज पर 10,000 डिबेंचर्स निकाल रहे हैं, तो नीचे प्रोक्योरमेंट भी 10,000 के हिसाब से सोचेंगे, तो अल्टीमेटली वो 10,000 कॉमन आके कटने वाला है। यानी चाहे हम 10,000 डिबेंचर का कॉस्ट निकाले, चाहे हम एक डिबेंचर का कॉस्ट निकाले, परसेंटेज में तो दोनों सेम होगा। तो सबसे बड़ा साइकोलॉजी माथा खोलना, वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दिस चैप्टर वी आर इररेलेवेंट विद द फैक्ट फॉर द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो जितने लोग टोटल बेसिस पे भी निकाले हैं, गलत नहीं है, आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह आप 10,000 इंटू कर रहे हैं और बाद में उसको काट ही दे रहे हैं वो 4 जीरो को। तो इट्स बेटर टू अवॉइड फ्रॉम द स्टार्ट, यानी यू कैन कैलकुलेट नंबर 1 डैश वाइज, बताइए पर डिबेंचर वाइज। तो कोई दरकार नहीं हमें क्या निकालने का, बताइए टोटल वाइज। पहले एक साइकोलॉजी खुला माथा में, तो जितने लोग भी ट्राई किए टोटल वाइज, एनीबडी हाथ ऊपर टोटल वाइज ट्राई किए, वेरी गुड। बट क्या अब दिमाग खुला थोड़ा और, इसीलिए बोलते हैं पहले ट्राई करो। आज अगर हम करा देता, हम स्टार्ट कहाँ से करता, तुम्हारा दिमाग कभी खुलता भी नहीं कि क्यों ये आदमी वो बात को इग्नोर किया। हम क्यों इग्नोर किए अब समझ में आया आपको? क्योंकि आप ऊपर नीचे दोनों जगह वो ले लेंगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, कॉमन आके कटना है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड फ्रॉम द स्टार्ट सो दैट माय कैलकुलेशन बिकम्स अ बिट इजियर। डन, पहले दिमाग खोल दिया ये। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट हर साल, बताइए 8%, यानी 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया। ये तो हर साल ही है, एवरी ईयर कॉस्ट है। अच्छा नेक्स्ट, ये इशू कितने पे हो रहा है? 100 रुपए पे। यानी आज 100 रुपया पाने के लिए ये सारा खर्चा करने वाले हैं, और 5th ईयर के एंड पे पक्का रिडीम होगा। ये कितने पे? 10 रुपए पे। 10 रुपया तो प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा 100 तो मिलेगा ही, उसके अलावा और 10 मिलेगा, यानी 110 सामने वाले पार्टी को देना पड़ेगा। बट लिए भी तो शुरू में 100, तो तुम एक्स्ट्रा तो 10 ही लगा सर, हाँ वही बात करेंगे, बट शुरू में 100 लिए और लास्ट में दिए कितना, बताइए उसको 110, और साथ ही साथ हर साल कितना दिए। क्या ये टाइम लाइन समझ में आ रहा है सबको? इसको अपने क्या बुलाते हैं? टाइम लाइन। बचपन में फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा हुआ होगा, TVM। बट वाइल कैलकुलेटिंग डिबेंचर्स की कॉस्ट, मैं सबसे पहला मेथड सिखाऊंगा जहां मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को एक बार इग्नोर करूंगा। किस कंसेप्ट को इग्नोर करूंगा? यानी मैं यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करने वाला। अगर वो करते हैं तो डेटा बिकम्स मोर एनालिटिकल, जो कि करेंगे कल के क्लास में। आज के क्लास में क्या सुनेंगे सर? कंसेप्ट्स इग्नोरिंग व्हाट, बताइए TVM। TVM मतलब क्या होता है बताइए? क्योंकि ये 8 रुपया और ये 8 रुपया सेम है क्या? क्यों सेम नहीं है? एक फर्स्ट ईयर के एंड में और एक, बट एक बार इस बात को भुला देते हैं और एक रफ डेटा सोचते हैं। तो बताइए ये 8 8 8 8 8 8 तो हर साल है, यानी एवरेज कॉस्ट फॉर अ ईयर 8 को देख के करें तो 8 ही है। बट इसके अलावा और एक खर्चा दे रहे हैं, बताइए कौन सा खर्चा और एक लग रहा है? ये 10 रुपया खर्चा दिखा, कैसे 10 रुपया खर्चा है? 100 रुपया लिए और दिए कितना वापस? वो प्रीमियम वर्ड मत बोलो, सिंपल 100 रुपया लिए, दिए कितना? तो एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट और लगा? 10 रुपया और झेले ना तुम। ये जो 10 रुपया और झेले, क्या ये वन टाइम कॉस्ट है कि ईयर वाइज कॉस्ट है? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये कितने साल का डिबेंचर के लिए है? 5 साल के लिए। अल्टीमेटली 10 रुपया लगा, दिख रहा है क्या सबको? टाइम हॉरिजॉन,
यानी ये जो 10 रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट झेले, क्या ये 1 साल का है कि ये 5 साल का है? जिसको आप बचपन में अकाउंट्स में भी एवरी ईयर अमोटाइज करते थे, कितना करोगे बताओ? ईच ईयर अमोटाइज। अगर ये 10 रुपया को राइट ऑफ करना है तो आप अकाउंट्स में सीखे हो ना, हर साल कितने का प्रोविजन बनाते थे बताइए ना? 2 रुपए का। तो वही अकाउंट्स क्या, एफएमबी वही बोल रहा है कि 10 रुपया अगर लग रहा है एक्स्ट्रा तो हर साल का कितना? 2। क्यों? क्योंकि ये 5 साल का है। तो और कितना लग रहा है बताइए? 2 रुपया। 8 रुपया और 2 रुपया कितना होता है बताइए? 10 रुपया। ये क्या है मेरा? पर एनम कॉस्ट। दिस इज व्हाट माई पर एनम कॉस्ट। पहले बोलो 10 रुपया न्यूमरेटर कैसे आया वापस से? 8 रुपया क्या था? इंटरेस्ट। वो क्या वन टाइम है कि वो 5 साल में है? 5 साल 8 8 8 है तो 1 साल का 8 ही हुआ। बट वो जो 10 है वो वन टाइम है, क्योंकि वो कब का है बताइए? 5 साल के लिए। तो 1 साल का कितना? 2 रुपया। मिला के कितना हो गया? 10 रुपया। ये 10 रुपया कितना रुपया पाने के लिए लगा? 100 रुपया इज आज का वैल्यू। दिए कितना? अल्टीमेटली 110। सुनना, ICAI, ICMAI, ICSI यानी ये 3 इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज जो कि CA, CMA और CS को डिग्री देते हैं, वो बोलते हैं नीचे एवरेज प्रोक्योरमेंट लो। क्या लो बताओ तो? और बाकी सब इंस्टीट्यूट्स लाइक इंटरनेशनल CFA, FRM, एक्चुअरीज एंड अदर ACCAs दे टेक इशू प्रोसीड्स यानी इनिशियल प्रोक्योरमेंट। क्या वर्ड बोला बताइए? इनिशियल प्रोक्योरमेंट। यानी इन दोनों बात में क्या डिफरेंस है? एनीबडी सेकंड वाला बात क्या बोल रहे हैं? सेकंड वाला बात, ये जो 4 इंस्टीट्यूट मैंने बाद में बोला, वो डिनोमिनेटर में क्या लेने का बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं 100 ही लो, जो मिला वो लिखो। और CA इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? सुनना, वो बोल रहा है 100 तो लिए, दिए कितना? तो पक्का ये जो 10 रुपया भी तुम अल्टीमेटली दे रहे हो, ये तुम्हारे लिए क्या है? एक तरीके से कोई प्रोसीड्स है, विच इज नॉट नेसेसरी इशू प्रोसीड्स, इट इज रिडेम्पशन प्रोसीड्स। तो ये 10 रुपया भी तुमने कहीं से तो पाया है, तभी तो दे पा रहे हो। तो वो मानेंगे कि हम जो बैलेंस लेंगे वो कौन सा लेंगे बताइए? एवरेज। जैसे बचपन में आप सुने थे कैपिटल इंप्लॉयड भी एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, यानी अगर साल के शुरू में 1 लाख था और साल के एंड में 1,20,000 है, तो मोटा मोटी साल का एवरेज कितना है बोलो आप लोग? 1,10,000 निकालते थे ना। अच्छा, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पता होता था और क्लोजिंग स्टॉक पता होता था, तो क्या निकालते थे? एवरेज स्टॉक। क्यों निकालते हो एवरेज स्टॉक? ये एक रफ आइडिया देता है कि मोटा मोटी साल भर में कितना कैपिटल था। तो अगर शुरू में 100 था और पीरियड एंड में, यानी जब ये डिबेंचर इशू हो रिडीम हो रहा है, तो कितना है? 110 का वर्थ हो गया ये। तो ऑन एन एवरेज ये कितने वर्थ का सामान है? 105। कैसे आया ये 105 बताइए? 100 + 110 डिवाइडेड बाई 2। ये कौन कौन करने बोला? CA इंस्टीट्यूट। सर कौन राइट है? अबे दोनों करेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा वो करेक्ट है जो दूसरा बॉडी है। एवरी बॉडी इज हैविंग देयर स्कूल ऑफ थॉट। सुने हो कभी ये वर्ड? स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई बोलता है नहीं ऐसे है, कोई बोलता है नहीं ऐसे। सर कौन ज्यादा करेक्ट है? देयर इज नो वन स्टिल करेक्ट, अदरवाइज तुम एक ही पढ़ रहे होते बात। अगर कोई एक जन करेक्ट होता तो तुम दूसरा का बात भी नहीं सुन रहे होते। अभी तक कोई ठोस सबूत के साथ एक चीज सही नहीं बोल पाया। सर आपको कौन सा ज्यादा सही लगता है? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? CA। तो मेरे को कौन सा सही लगेगा? और मैं उसका रीजन दे रहा हूं ठोस तुमको कि वो क्यों ऐसा बोलता है और वो लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। आपका ज्यादा थिंकिंग किस में गया पता है? 100 की ओर। इसलिए मेरे को वो थिंकिंग बदलने के लिए पहले आपको समझ देना था, क्योंकि आपने कई बच्चों ने 10/100 करके 10% चिल्लाया, बट मैंने क्या बोला? इसको क्या कर रहा है? 100 प्लस क्या लेना है? 110/2। इसको क्या बुलाते हैं बताइए? एवरेज प्रोसीड्स। ध्यान करो, थोड़ा देर पहले ओवरव्यू में भी मैंने यही वर्ड लिखा था। क्या लिखेंगे बताइए? एवरेज प्रोक्योरमेंट। एवरेज प्रोक्योरमेंट कितना होता है सर? जो भी मिला और जो दे रहे हैं उसका सिंपल एवरेज। बताइए ये कितना आया? 105। तो 10 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, 9.52%, जो कि शायद कोई नहीं बोला था, बट 10% जो लोग बोले वो बहुत क्लोज थे मेरी बात के ओर। एवरीबडी क्या खेला हुआ समझ में आया? जितने लोग 50 बोले, क्या वो 10 रुपया 1 साल का मान के किए? क्योंकि 50 कैसे आ रहा है आपका बताओ? 8 + 10 किए क्या? हाँ, डिनोमिनेटर में 2।
मतलब क्या किया, 50 कैसे लाए? बहुत लोग का 50 आया, हाथ ऊपर जिनका जिनका 50 आया था, क्लास में आया था, एक ये बोला था और भी लोग बोला था, बता। हाँ ठीक है, ओ ऊपर 5 लाख लिया, तो तुम ईयरली कॉस्ट नहीं लेके 5 साल का कॉस्ट लिया, तो ये गड़बड़ किया। मैंने क्या बोला, ऊपर क्या आता है, पर एनम कॉस्ट, तो इसलिए 5 आया, इसलिए फिर ऊपर 1 लाख आ गया। ठीक, 10,000 इंटू 100 क्यों करेंगे उसको 5? वो 5 साल का थोड़ी है, और वो तो एक टाइम का है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, यानी उसको सिर्फ वही रहने देता तुम, यानी कितना रहने देता बता, 10 लाख। 10,000 इंटू 100 कितना होता है, 10 लाख, इंटू 100 करता, तो तेरा आंसर भी कितना आता, 10%। तुम जबरदस्ती का इसको डिवाइड बाई 5 किया, इसलिए तेरा आंसर क्या आ गया, 50%। रॉन्ग। इसको क्या डिवाइड बाई 5 करेंगे, नहीं। एवरेज प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, कितना पाए वर्सेस कितना दिए, उन दोनों का क्या कर देना, एवरेज। तो यदि तुम सिर्फ पाए लिखे हो तो कुछ डिवाइड में आएगा ही नहीं, क्योंकि दैट इज वन डेटा, तो उसका क्या एवरेज, बोलो। बिल्कुल करेंगे ना, क्यों, क्या ये प्रीमियम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्रीमियम वर्ड मत बोलो, सीधा सा बात है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। क्या क्या, ये जो 10 रुपया, ये किस किस का डिफरेंस है, जितना रुपया लिए वर्सेस कितना रुपया दिए, तो इन दोनों का क्या है, डिफरेंस इज अ कॉस्ट टू मी। क्या अकाउंट्स में भी आप इसको राइट ऑफ करते हो एक बार में, क्या ओवर द स्पैन ऑफ द डिबेंचर? तो मैं भी तो वही कर रहा हूं, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, 10 रुपया को एक बार का खर्चा नहीं है, ये तुम्हारे 5 साल का खर्चा है, तो एक साल में कितना होगा, दो करके राइट ऑफ। तो ये कॉस्ट कितना आया, 12 करके 10 करके हर साल आया ना। अच्छा 10 इंटू 50, 50 रुपया, अल्टीमेटली देख 50 ही लग रहा है। 8 इंटू 5 कितना होता है, 40 रुपया, और 10 रुपया कितना होता है, 50 रुपया 5 साल का है, तो एक साल का कितना, 10 रुपया। ये समझ में आया क्या सबको? तो पर एनम कॉस्ट कितना पड़ रहा है मेरा, 9.52। क्या कैलकुलेशन समझ में आया सबको, कैसे आया? कहानी घुमाते हैं, और क्या लेके आए पिक्चर में, टैक्स रेट। ओ माय गॉड, अब जितने लोग बेसिक्स नहीं किए हैं थोड़ा दिक्कत होगा बस। बताइए व्हाट अबाउट टैक्स रेट? अगर टैक्स रेट आ जाता है बिजनेस में तो क्या फर्क पड़ेगा इस पूरे सम्स को? सुनना मेरा बात, अब अगला 5 मिनट आप मेरा बात सुनेंगे और किसी का ध्यान नहीं देंगे। इधर ध्यान सुनो, सुनो प्लीज। इनकम स्टेटमेंट बोल के हम कुछ बनाते थे अकाउंट्स में, जिसका नाम हम पीएल नाम देते थे, या अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसको आज के दिन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हो। अगर मैं उसको एक सिंपल भाषा में बनाऊं तो आप सेल्स से क्या माइनस करते हो मालूम? पहले सारे वेरिएबल कॉस्ट। क्या कॉस्ट में सुने हो ये वाला बात? तो आता है कंट्रीब्यूशन, लेस क्या करते हो बोलो, तो क्या आता है मालूम आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम प्यार से एफएम में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बोलते हैं। वर्ड सुने, अर्निंग बिफोर, तो इंटरेस्ट नहीं घटा अभी तक इससे और टैक्स नहीं घटा। अब मोदी जी क्या बोलते हैं सुनना, मोदी जी को ना इस पे टैक्स चाहिए था, बट मोदी जी को हमने समझाया, मोदी जी हम जो ये सेल्स कर रहे हैं ना, ये मेरा कमाई नहीं है, इसके ऊपर मेरा क्या लग रहा है, खर्चा लग रहा है, तो उस पर कहे आप, तो फिर उस पर टैक्स कैसे आप लगा रहे हो, मतलब उससे पहले क्या चुभेगा तुमको मोदी जी का बात? तो मोदी जी आपका बात सुने, और मोदी जी बोले चल ठीक है, तुम एक काम कर, खर्चा कम करने के बाद जो है उस पर टैक्स दे देना। तो ये सब क्या है बताइए? खर्चा, जिसको काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे मोदी जी तुमसे टैक्स मांगेंगे। अब इस भाषा को फाइनेंस कैसे बोलता है सुनना। टैक्स तो सेल्स पे ही लग रहा है, एक तरीके से खर्चे पे बच रहा है। अच्छा लगा वर्ड, खर्चे पे टैक्स। इसलिए तुम तो टैक्स की क्लास में यही सुनते होगे ना, टैक्स इवेड करेंगे। कैसे करेंगे सर? बुक्स में खर्चा ज्यादा दिखा देंगे, सुने हो ना कभी? मतलब एक प्राइमा फेसी टैक्स को लेके यही है, चोरी कैसे करे, पढ़ना कैसे नहीं पता, चोरी कैसे करना है वो सीखना। ऑफ कोर्स बीइंग सीए वही काम करना है कि टैक्स चोरी कैसे करना है। अब उसको इवेजन बोलो चाहे प्लानिंग बोलो, इट्स इन आवर हैंड। तो अपने प्लानिंग बोले या इवेजन बोले हमको नहीं मालूम, बट हम इतना जानते हैं कि हमें ये जो कॉस्ट है इसका क्या चाहिए, इसका क्या चाहिए, रिबेट चाहिए। क्या करते वक्त? टैक्स देते वक्त। तो मोदी जी अलाउ किए, मोदी जी क्या बोले, ये खर्चा को क्या कर ले, माइनस कर ले, और उसके बाद टैक्स इस पे दे देना। तो अल्टीमेटली क्या तुमने कम अमाउंट पे टैक्स दिया? कम अमाउंट पे टैक्स दिया मतलब ऐसे बोलूं, टैक्स तो इस पे लगता
बट इनके कारण टैक्स बच गया, यानी खर्चों के कारण टैक्स बचता है। ये कंसेप्ट एक बार माथा में गया। अब मोदी जी मांगने लग गए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में टैक्स दो, तो हम फिर रो गए उनके आगे, सर सुनिए ऐसा नहीं है मेरा सिर्फ ये खर्चा है, मैंने ना बहुत पैसा उठाया है, कुछ बाजार वालों से और कुछ घर वालों से, तो उनको भी तो पेमेंट करने दीजिए, फिर टैक्स ले लीजिएगा। बोला चल ठीक है, तो इंटरेस्ट माइनस किए अगला, यानी सबसे पहले बाहर वालों को पैसा दिए तो क्या आया बताइए, इंटरेस्ट या अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब मोदी जी बोले अब तो टैक्स दे, तो हम बोला नहीं नहीं सुनिए ना मोदी जी, इसके बाद ना घर वाले लोग बैठे, कौन कौन, प्रेफरेंस और इक्विटी, इनको देने दीजिए फिर टैक्स ले लीजिएगा। क्या लगता है मोदी जी अब हाँ करेंगे? क्यों पता है? बोलो। पूरा ही दे देंगे, कुछ टैक्स देंगे ही नहीं, ले 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 ले। मोदी जी को ऐसे कर देंगे ना, ठेंगा दिखा देंगे। तो मोदी जी भी बहुत होशियार है, मोदी जी को मालूम है कि इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड पेमेंट, बट बाकी जगह अगर इनको खुला छोड़ दे तो ये तो उनको ऐसा पैसा लुटा देंगे, प्रेफरेंस के नाम पे पूरा डिविडेंड दे देंगे, इक्विटी के नाम पे पूरा डिविडेंड दे देंगे, और हमको टैक्स मिलेगा ही नहीं, तो हम देश कैसे चलाएंगे, हम अपना घर कैसे चलाएंगे, हम उड़ेंगे कैसे? तो अगर उनको पैसा चाहिए तो उनको कहीं तो लगाम लगाना पड़ा। वो बोले चल ठीक है, इंटरेस्ट तक बाहर वालों का बात था, इसके बाद हम तुमको और टैक्स का मतलब वो रिबेट नहीं देंगे, यानी इसके बाद हम तुमसे क्या लेंगे, एट द रेट 30% सपोज, तो क्या आएगा मेरा। अब इस कहानी से ये समझ में आया कि इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है जो कि टैक्स को कम कर देता है। क्यों कम करता है? क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा है जिसके बाद टैक्स लगता है, इसका मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट इज लोअर, जो दिख रहा है एक्चुअल में उससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि उस पर टैक्स बचता है, जबकि बाकी जो खर्चे आने वाले हैं नीचे, जैसे कि नेक्स्ट आइटम बताइए, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या इस पे कुछ टैक्स बेनिफिट मिलता है? नहीं सर नहीं। और इसके बाद क्या आता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी डिविडेंड देता है, क्या उसमें कुछ टैक्स बचता है? नहीं। इसलिए आप अकाउंट्स में भी इसके बाद या इसके बाद पीएल एप्रो बनाते थे, पीएल नहीं बनाते थे, पीएल जिसको बोलते थे प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो सबसे पहले बांट में हाथ खड़ा कर देते हैं जहां अमीर आदमी देखा नहीं, गवर्नमेंट। और वो क्या बोलते हैं मोदी जी कि पहले पैसा मेरे को दे, फिर देते रहना अपना घर वालों को, फिर प्रेफरेंस को देते हैं। इसलिए आप जब पीएल एप्रो बनाते हो आप वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे, और सबसे पहले क्या लिखते थे मालूम, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेस। फिर आप क्या लिखते थे मालूम, टू प्रपोज्ड डिविडेंड। बचपन में ऐसा काम किया हुआ है ना, ये वही वाला बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ तक वाला बात क्या है बताइए, यहाँ तक वाला बात जो आप पीएल बनाते थे, पीएल, क्या पीएल में इंटरेस्ट एक खर्चा दिखाते थे आप, यानी उस पर आप टैक्स का बचत लेते हो। अगर आप इंटरेस्ट पे टैक्स का बचत ले रहे हो तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये 8 रुपया तुमको चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है, कि पूरा नहीं चुभ रहा है? सर ये पूरा मेरे को डर नहीं है इससे, क्योंकि 8 में तो कुछ हिस्सा गवर्नमेंट दे रहा है। ऐसे मत बोलिए सर गवर्नमेंट दे रहा है, सुनो पागल, ऐसे बोलना चालू कर दो अब से। गवर्नमेंट तुमको 8 रुपये में अपना हिस्सा दे रहा है। सर कैसे दे रहा है? हमको क्या टैक्स के रूप में वापस पैसा मिल रहा है? टैक्स कम लगना इज एज गुड एज तुम्हारा कमाई, यानी एनी सेविंग इज योर इनकम। जिस दिन ये प्रिंसिपल समझ जाओगे, फाइनेंस समझ जाओगे। जैसे आपके मन में भी आता है, कई बार नीचे उतरते हो, कई बार मन करता है यार ये नीचे वाला का पास्ता खा लेते हैं, 180 रुपया लगेगा। फिर मन में आता है यार 180 रुपया लगेगा, 40 रुपये में मूढ़ी, 30 रुपये में मूढ़ी, 20 रुपये में मूढ़ी खा लेंगे, 160 रुपया बचा लेंगे। मन में ये आता है ना, 160 रुपया बचा लेंगे। ये कहीं नहीं आता है 20 रुपया खर्चा करेंगे, मन में क्या आता है, 160 रुपया बचा लेंगे कि अगर पास्ता की जगह चुपचाप बैठ के मूढ़ी खा लेंगे 20 का, तो कम से कम पेट भी भरेगा और 160 रुपया बचेगा। क्या खुश होते हो ना उस दिन? वैसे ही यहाँ खुश हो, कंपनी बहुत खुश होता है जिस दिन 8 रुपया जेब से निकलता है। उसको मालूम है इस 8 रुपये में तो 30% कौन वापस दे देगा? गवर्नमेंट। किस रूप में? टैक्स के रूप में, कम खर्चा लगा के। तो द एक्चुअल या इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या वर्ड बोले सुने, एक्चुअल या इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब जो नकाब के पीछे का चेहरा है असली, वो कम है। दिख 8 रुपया रहा है, पेमेंट तुम अच्छा डिवेंचर होल्डर को कितना कर रहे हो, बट तुमको अंदर से मालूम है ये 8 जा तो रहा है, बट इसमें से कुछ वापस आ जाना है। किस फॉर्म में? टैक्स कम लगने के फॉर्म में। तो बताओ तुम्हारे लिए नेट कॉस्ट कितना, 8 रुपया या 5.6? कैसे आया है 5.6? 30% कम कर दो इस पे, चलो करो तो 8 रुपये पे 30% कम कर दो। हाँ
हाँ तो वही 2.4 का सेविंग यानी कितने का खर्चा, 5.6 का खर्चा। तो ये 8 नहीं है सर, असल में ये नकाब पहना हुआ है 8 का, अंदर का बात अगर जाने इसके तो ये कितने का है बताइए, 5.6 का। क्या कंसेप्ट जा रहा है माथे पे 5.6 का, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस 10 रुपये में भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा? सोच के देखो एक बार, क्या ये अमोर्टाइजेशन पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है? सोच के देखो एक बार। अगर हाँ बोल रहे हो, कितने लोग पीजीबीपी कर चुके हैं? पीजीबीपी बोल के अकाउंट टैक्स में है ना, हे भगवान ग्रुप 1 दे के बैठे हो, शर्म करो, हाथ ऊपर कर रहे हैं, है ना। पीजीबीपी में ये जो अमोर्टाइजेशन है, प्रोविजन, क्या आपको ये अमोर्टाइजेशन का क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या? अरे पगला, क्या ये तुम्हारा टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट पे लगता है कि पीजीबीपी अपने हिसाब से निकालता है ना? उसमें ये जो तुम एक्स्ट्रा खर्चा ऊपर जोड़ के रखे हो ना अकाउंट्स में, वो बोलता है साइड हटा, इसको साइड हटा, ये सब हम अलाउ नहीं करेंगे, एड बैक करता है ना। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइटम यही था, एनी थिंग रिटन ऑफ। ये जो तुम ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजन राइट ऑफ करते हो, इसका क्या नहीं मिलता, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये जो 10 रुपया तुम एक्स्ट्रा दिए, इसमें तुमको कहीं भी क्या नहीं मिलने वाला है। यानी इस 2 रुपया पे जो तुम साल भर पे ला रहे हो, इस पे क्या कोई टैक्स बेनिफिट है? बट किस पे टैक्स बेनिफिट है? इंटरेस्ट पे। तो सिर्फ टैक्स का बेनिफिट किस पे दोगे? वो 8 रुपये पे। तो बताओ कितना आया मेरा, वो 5.6, और वो दो ही रहेगा, तो कितना हो गया 7.6। और एवरेज प्रोक्योरमेंट कितना था 105। तो करो तो 7.6 डिवाइडेड बाई 105, 7.24% आया क्या? यानी व्हाट इज योर केडी बताइए, 7.24। और फर्स्ट केस में कितना था 9.4। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे हमने कैलकुलेट किया? अब ये पूरा बात एक फॉर्मूला पे बेस्ड था जो इतना देर से मैं ट्राई कर रहा था आपके अंदर से निकलवाने का। पहले बोलो मैथमेटिकली दोनों कैलकुलेशन ओके है, चलिए अब इसको न्यूमेरिकली लिख लेते हैं। स्टार्ट करें लिखना। क्या लिखे हुए थे बताइए अभी तक हम लोग? क्वेश्चन लिखे थे क्या? क्या क्वेश्चन लिखे थे क्या अभी तक? एग्जाम्पल इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, कैलकुलेशन ऑफ केडी यूजिंग डैश मेथड, कैलकुलेशन ऑफ केडी यूजिंग डैश मेथड। क्या नाम है सर इस मेथड का जो अभी आप कराए? इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। Why the word approximation method, sir? Because we have ignored TVM concept. तो पक्का एक और मेथड आएगा जो क्या करेगा बताइए? टीवीएम को इज्जत देगा। फाइनेंस कर रहे हैं, बिना टीवीएम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो टाइम, टीवीएम समझते हो ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट, जब तक वो नहीं घुसेगा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो वो तो जरूर सीखेंगे ही, बट अभी एक बार लाइट रख के बात कर रहे हैं। तो सर ये मेथड भी अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। तो बताइए अप्रोक्सीमेशन मेथड से केडी इन केस ऑफ, कौन सा टॉपिक की है अभी बताइए? ये कौन सा था? रिडीमेबल है ना, रिडीमेबल। फॉर्मूला ट्राई लोगे? बताओ क्या किए थे न्यूमरेटर में? आराम से पहले मेरे को लिखने देना। बताओ क्या किए थे न्यूमरेटर में? ऐसे लिखूं, इंटरेस्ट अमाउंट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट, चलेगा क्या? यही किए, 5.6 लिए थे ना लास्ट में। 5.6 कैसे आया था? 8 रुपए को क्या किए थे? 70% यानी 30% हटाए थे ना। व्हाट डू मीन बाय 30% हटाना? 1 माइनस क्या करना? टैक्स रेट। तो 1 माइनस टैक्स रेट मतलब सर 70% लेना। क्या तुमने वही किया? प्लस क्या किया बताइए? और क्या किया? वो जो भी डिफरेंस था किसके किसके बीच का, किसके बीच का डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस जो आज मिला और जो पे किए उसको एक नाम बोल रहा हूं, समझ में आए तो बताना। रिडेम्पशन प्रोसीड्स। क्या नाम दिया बताओ तो? व्हाट डू मीन बाय प्रोसीड्स? प्रोसीड मतलब अमाउंट, एंड रिडेम्पशन मतलब रिडेम्पशन के समय जो लगा। तो बताओ आज वाले को क्या नाम दूं? वेरी गुड, आईपी यानी क्या? इशू प्रोसीड्स। तो ऊपर होता है आरपी माइनस आईपी। अच्छा लगा ये बात, आरपी माइनस आईपी। आरपी मतलब रिडेम्पशन प्रोसीड, मतलब जो मैच्योरिटी के टाइम पे पेमेंट किए। आईपी मतलब जो इशू के समय आया। क्या उन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं यहाँ? बट क्या पूरा यही
कि इसको कुछ करते थे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डिबेंचर, यानी रिडेम्पशन जितना है, जिसको अपने क्या बोलेंगे एन। क्या ये कॉस्ट हो गया ऊपर वाला जो अपने इतना देर से निकाले थे? डिवाइड में क्या किए थे बताइए? क्या 100 लिखे थे कि 100 और 110 का एवरेज? 100 और 110 मतलब कौन हो गया? आरपी प्लस आईपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100%। अगर मैं ये थोड़ा देर पहले लिखवाता और फिर सम्स करवाता, मोटा मोटी ये गेट खोल के कितने लोग कूद जाते हैं हमको नहीं मालूम कि ये क्या फॉर्मूला है, ये सब कोई चीज़ है। बट क्या ये फॉर्मूला कुछ याद रखने लायक है? नहीं सर, ये तो एकदम आराम का बात है। ये तो सिंपली समझ में आ गया, वो जो अपना आया वैल्यूज वो सब है, और उसको आपने नामकरण दिया है। एक बार बैठाओ तो इस वाले फॉर्मूला में दोनों पार्ट का आंसर को, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और उससे पहले हेयर बताओ इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट किए? जल्दी जल्दी एक एक करके। इंटरेस्ट अमाउंट, वेरी गुड। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट? बोलो, फेस वैल्यू का रेट। ये तो सबको आता है सर, फेस वैल्यू इनटू रेट, करेक्ट। नेक्स्ट, टी मतलब टैक्स रेट। अच्छा, आरपी मतलब रिडेम्पशन प्रोसीड्स, विच कैन बी इन, which can be at par, which can be at premium, which can be at discount. Next, IP मतलब issue proceeds, N मतलब number of years or periods. डन है सबको ये वाला फॉर्मूला? अब इस फॉर्मूला के थ्रू निकालो वो दोनों पार्ट का आंसर। पार्ट वन जब क्या नहीं है, टैक्स कल्चर नहीं है, व्हेन टैक्स इज 0, तो बताओ केडी कितना आया था? ऊपर क्या लिखे थे आप? ऊपर क्या लिखे थे आप? 8 रुपया। प्लस क्या किए थे बताओ? 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 110 प्लस 100 बाई 2 इंटू 100। सर हमने अलग अलग करके निकाला, आपने एक ही फॉर्मूला में बैठाना सिखा दिया। क्या यही काम किया था जब टैक्स कल्चर नहीं था? 10 रुपया ऊपर लाए थे ना, नीचे 105 लाए थे ना, मैं तो डायरेक्ट निकालने का तरीका बता दिया। 8 वॉज इंटरेस्ट अमाउंट, 110 वॉज रिडेम्पशन प्रोसीड्स, 100 वॉज इशू प्रोसीड्स, 5 वॉज नंबर ऑफ ईयर्स। डन है? बताइए कितना आया आंसर? 9.52। पार्ट 2 का आंसर, जब टैक्स कल्चर आ गया 30%, तो किस पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है? इंटरेस्ट पे। तो देखो कैसे लिख रहा हूं, 8 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, करेक्ट। क्या इसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा? तो 8 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस ये वही रहेगा अभी भी, डिवाइडेड बाई 110 प्लस 100 इंटू 2 इंटू 100। तो अभी तक हमने क्या सीखा सर? डेट में नहीं, केडी सीखा नहीं है। डेट के अंदर रिडीमेबल डेट का अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे कॉस्ट निकलता है। अब स्पीयर पक्का खुल गया दिमाग में। क्या क्या और सीखेंगे पक्का? एक, इरिडीमेबल के केस में क्या, दूसरा टाइम वैल्यू मनी आने से क्या। तो अब दिमाग पहले से लेने लगेगा बात को कि आने वाले क्लास में पक्का ये क्या सिखाएगा, और ये अगर पहले से पता रहेगा तो पढ़ने का इच्छा बढ़ता रहेगा कि आने वाले क्लास में पक्का ये धीरे धीरे करके ये सब चीज़ सिखाएगा। बट अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है और हम करेंगे कौन सा? एग्जाम्पल 2। देखते हैं कौन कौन ये करता है। लिखना चालू करो। एग्जाम्पल 2, 11.5% डिबेंचर, ₹100 each, where issued at a discount of 5% and redeemed
at a premium of 7% after 4 years. Tax rate is equals to 40%. Calculate KD. Fastest finger first. सर कंपनीज एक्ट ना डिसअलाउ करता है डिस्काउंट पे इशू करना, भाड़ में जाए एक्ट। मैंने पहले भी बोला हमारे एफएम में कोई एक्ट फैक्ट नहीं है, आपको कंसेप्ट बस यूज करना है। ऑल्दो यस प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये सब वर्ड नहीं सुनेंगे कि डिस्काउंट पे इशू हुआ, हाँ हो ही नहीं सकता, रियल टर्म्स में वैलिड नहीं है, बट सम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको इज्जत देंगे अगर कोई चीज बोला है तो। आंसर बताना क्या, किसका, वो तो उसका प्रॉपर्टी है, वो तो डिस्काउंट पे इशू नहीं है। वो डिस्काउंट पे इशू होके क्या होगा, रिडीम्ड एट पार, वो एक तरीके से इंटरेस्ट देने का जरिया है, तो वो अलाउड है, बट डिवेंचर्स को अलाउड नहीं। 9.758 एक ही बात है मोटा मोटी मेरे ख्याल से। 9.8 9.8 लोग बोल रहे हैं। रुक जा, पहले सबको करने दे एक बार। हाँ देख रहे, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझ के करना। ये नहीं कि पीछे से फॉर्मूला देख लिए बैठा दिए, क्यों आया वो फॉर्मूला समझ में आया ना, तो क्या होगा ना, फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। न्यूमरेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, वो मैंने बहुत पहले थीम में ही बता दिया, ओवरव्यू है वो तो। और अब तो उससे अपने इतना सारा फॉर्मूला जनरेट करेंगे, चाहे वो केडी हो, केपी हो, केई हो, केआर हो। बेस्ट तरीका बचपन में जैसे करते थे, हेयर, वैसे ही मैंने जो लिखाया, ये है, ये है, ये है, ये, और उसके बाद फॉर्मूला में बैठाना, जिससे एरर्स कम हो, जितना हो सके कम एरर्स इनकाउंटर करोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाने जाओगे तो हो सकता है कुछ मिस्टेक कर डालो। तो मेरी तरह अगर धीरे धीरे करना है तो धीरे धीरे करो, या फास्ट करना है तो फास्ट करो, बट एक्यूरेट करो। इंटरेस्ट अमाउंट बताओ कितना, 11.5, बट क्या टैक्स कल्चर है 40%। आरपी बताओ 107, 7% प्रीमियम। आईपी बताओ 5% डिस्काउंट, तो 100 का 5% डिस्काउंट यानी 95 पे इशू हुआ। टाइम बताओ 4 years। हो गया, सारा चीज आ गया। अब तो बस हमें जानना है केडी। केडी इज नथिंग बट जितना इंटरेस्ट लगा बट आफ्टर टैक्स, अपने आप से बात कर रही है माथा में, प्लस जो भी दिए माइनस जो मिला, इसका कॉस्ट ओवर द पीरियड 4 साल में फैला हुआ, डिवाइडेड बाई 107 प्लस 95 बाई 2 इंटू 100। अब ये जो आया वही आंसर है 9.8। अब वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, जो एग्जैक्ट ले रहा है एग्जैक्ट आएगा, जो राउंड ऑफ पहले ही कर दे रहा है थोड़ा अलग आएगा, सब एक्सेप्ट है, क्योंकि आप जिस लेवल पे पहुंच चुके हो आपको मार्क्स यहीं मिल जाता है। यहाँ मार्क्स बहुत कम है, बचपन में मार्क्स यहाँ था और यहाँ बहुत कम था, अब चेंज हो गया सिनेरियो, क्योंकि अब फाइनल आंसर विल नॉट जज यू, इट विल जज द फॉर्मूला यू हैव यूज्ड, द टेक्निक यू हैव यूज्ड। क्या डन है, वो थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर अलाउड है इंस्टीट्यूट द्वारा। तो रफली 9.8 आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। डन है, बोलो डाउट। प्रोसीड ही तो है, तो वो भी तो रिडेम्पशन प्रोसीड ही है, मिलना और देना। अल्टीमेटली क्या है, आज था कल इतना हो गया, तो यदि तुम्हारे पास 100 रुपया आया और तुम उसके बदले 110 दे रहे हो तो 10 रुपया कहाँ से आया।
पक्का ओवर द टाइम पीरियड तुमने वो 10 रुपया भी कहीं ना कहीं से तो उठाया है, और वो जो तुमने 10 रुपया उठाया है वो ऑन एन एवरेज साल के बीच में आया है, तो मतलब 5 रुपया टाइप्स उसका वैल्यू है। दोनों ही प्रोसीड्स है। बोलो केडी निकल गया क्या? पक्का एवरीबडी समझ में आ रहा है? तो चलिए एग्जाम्पल 3, जब तक 100% राइट नहीं होगा वी विल कंटिन्यू दिस सिलसिला। 100% लोगों का राइट नहीं होगा, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, आई नो। एग्जाम्पल 3 आओ। 10% डिवेंचर ब्रैकेट में ₹1000 ईच वेयर इशूड at premium of 10% and redeemed at premium of 15% after 6 years. Tax is equals to 35%. Calculate KD. $35 लिख दिया हूं सारा बात। ओके, प्रतिभा का आंसर आ गया। पिछले सम्स का है कि इस सम्स का पता नहीं। ओके, प्रदीप्ताल पिछले सम्स का था। ओके, सर इन लोगों का 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मेरा तो पॉइंट में आ रहा है। एनीबडी पॉइंट में आ रहा है? नहीं नहीं, पॉइंट में ही आ रहा है। परसेंट में लाने के बाद भी पॉइंट में आ रहा है, कोई का नहीं आ रहा है। 6.5859 जो भी, 51 52 जो भी, हाथ ऊपर, यही सब 6.5 टाइप्स। ओके, अभी भी है 20% बच्चे थोड़ा कर रहे हैं सर, वेट कीजिए। ओके, वेट कर रहे हैं, वेट। बाकी बच्चों के लिए वी आर वेटिंग। सबसे पहला मिस्टेक जो शायद आप कर सकते हैं, और वो है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10 रुपया। क्या ये रॉन्ग हो जाएगा? क्यों 10 नहीं होगा? कितना होगा? सर एक मिनट, हमने 10 लेके ही किया है, क्योंकि हमने वो 1000 को इज्जत नहीं दिया, हमने अपना 100 ले लिया फेस वैल्यू। आप लगाते रहो 1000 का फेस वैल्यू, हमने 100 के हिसाब से सम्स किया है। हाथ ऊपर करेंगे कौन कौन 100 के हिसाब से सम्स किया है? झूठ नहीं, झूठ नहीं। 1 बस, 2 3 बस, झूठ नहीं। 100 के हिसाब से सम्स किया है, फेस वैल्यू 100 लेके सम्स किया है, फेस वैल्यू 100 लेके सम्स किया है। क्या होगा फेस वैल्यू बताइए? 1000 के हिसाब से। आप अपना सब मत ले लेना, दिया हुआ काट दिए, ये इनका बात कौन सुनेगा? हम तो 100 के हिसाब से करेंगे। 1000 का 10% इस कितना बताइए? 100 रुपया इंटरेस्ट अमाउंट आएगा। 10 रुपया नहीं, 100 रुपया। टैक्स रेट इस कितना? 35%। अच्छा, आरपी बताइए, रिडेम्पशन प्रोसीड्स 15% प्रीमियम, इसका 15% 1000 का 1150, और इशू प्रोसीड्स 1000
100, क्योंकि वो भी प्रीमियम पे, और n 6 years। क्या इतना लिख लिए? बस अब आप फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, बट सर फॉर्मूला से बेटर हमें पता है क्या बोलना चाहते हैं आप। इंटरेस्ट को टैक्स आफ्टर टैक्स करना है, और जो भी डिफरेंस बिटवीन रिडेम्पशन प्रोसीड्स है और इशू प्रोसीड्स है डिवाइडेड बाई 6 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। बताइए आया एग्जैक्ट 6.52 टाइप्स। ठीक ठीक, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता, कार्तिक चलता है वो, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर्स है। चेक करो क्या गलती हुआ हल्का फुल्का, बट क्या 6.52 टाइप्स आया क्या सबका? टाइप्स कोई गड़बड़ है? हाँ 0.35 है। डन है? बोलो सही में। तो लास्ट एग्जाम्पल, छुट्टी। ऑलरेडी आप 1 घंटा 40 मिनट पढ़ चुके हैं, बहुत खूब। आइए एग्जाम्पल कौन सा? 4। अगर ये राइट किए तो छुट्टी, नहीं किए तो कंटिन्यू एग्जाम्पल। 6% डिवेंचर, ₹100 each, were issued at a premium of 10% and redeemed at a premium of 5% after 3 years. Tax rate is equals to 50%. Calculate KD. कुछ आया है बोलने से? कतरा रहे हैं लोग, हैं झुट्टा आया है, कतरा रहे। नहीं पहले नहीं बोलेगा हम। 1.2 अलग आया, चिराग अलग आया, जल्दी बोल जल्दी बोल। 5000%। 1.24। ओके, एनीबडी एनी अदर आंसर? आई एम वेटिंग फॉर इट। यस आई डिड इट। अलग आंसर आ गया 4.15, एक आंसर। ओके 1.24, 21, 25, 26, 27, 21, 22, 22 सब चलेगा। ना 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 खेला होवे, खेला होवे। कुछ आया? 5000 आया, बोल देना एक बार। 6.26। यस आई डिड इट, आई डिड इट। $2.79, 4.33। हे भगवान, अरे हम पढ़ रहे सारा जो आया। अनीश 4.15, प्रदीप्ता 4.34, इंदर 4.33, कृषेंदु 1.24, कार्तिक 1.24, इंजमाम 1.24, उल असिफ अनुशिखा 1.24, प्रखर 1.86। सुनिए ना, तड़पिए, कल सुबह बताएंगे। कल सुबह, कल अपनी क्लास सुबह 9 बजे। एज यू ऑल नो, मंडे, वेंसडे
and Friday we will meet at sharp 9 o'clock at this place, and अराउंड 1 hour 45 to 50 मिनट्स का क्लास होगा FM का, और उसके बाद हम कुछ 20-25 मिनट रेस्ट लेके तुरंत किसका क्लास स्टार्ट करेंगे, कॉस्टिंग का 11:10 से। तो कल 9 बजे FM, 11:10 पे कॉस्ट, और उसके बाद आपका अकाउंट्स। तो अब आप वो प्रेशर झेलने वाले हैं, जिसके बाद टैक्स भी रहेगा आपका कुछ दिन बाद, तो वेट करिए वो दिन का। अभी आपका ये रूटीन है जो कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वी विल मीट एट 9 o'clock, एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे वी विल मीट एट 11:10। तो इस आंसर का सस्पेंस कल खोलेंगे, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।